हाँ जी, माय लास्ट डचेस पोएम का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो अपन कल पढ़ लिए थे। पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो हमारे पास तीन हमने कल शर्तें देखी थी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए तीन हमारे पास फीचर्स पाई जाती हैं। हमारे पोएम में जो सिंगल स्पीकर इन्वेंटेड है वो तो कौन है? ड्यूक ऑफ फेरारा, जिसका रियल नेम एल्फोंसो द सेकंड डी एस्ते हैं। जो लिस्टर साइलेंट हैं वो रियल में नाम तो निकोलस मैड्रेज है, बट ये जनरली इतना उल्लेखित नाम नहीं है। रूटीन में यही कहते हैं इसके जो ड्यूक के जो नेबरिंग काउंट है उस काउंट का जो मैसेंजर है या एनवॉय कह लीजिए या एम्बेसडर भी कह सकते हैं, एम्बेसडर भी हम इसके लिए वर्ड यूज ले सकते हैं। द एम्बेसडर, द मैसेंजर, एनवॉय, संदेशवाहक, दूत काउंट के वो साइलेंट लिसनर हैं। और ये सारा अपना जो लास्ट डचेस के बारे में इसको पूरी जानकारी बता रहा है। इससे हमें डचेस का और थोड़ा बहुत जानकारी जो ड्यूक का कैरेक्टर का भी हमें मालूम पड़ेगा। तो देखिए पोएम को स्टार्ट करें। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। पोएम का शुरुआत में आपको एक टाइटल लिखा मिलता है, फेरारा। फेरारा कौन है? स्पीकर का जो लगभग नाम अधिकांश माना गया है कि अल्फोंसो द सेकंड डी एस्ते, जो पांचवें नंबर के ड्यूक थे फेरारा के, उनकी जो 25 ईयर्स की एज में लुक्रेजिया नाम की लड़की शादी होती है। और लुक्रेजिया है वही हमारी पोएम में क्या है, ये लास्ट डचेस जो है, तो लास्ट डचेस बेसिक लुक्रेजिया है ये। तो सी द पोएम। ये हमारे पास पूरा जो पोएम है आप देख रहे हैं, पूरा टेक्स्ट एक साथ में है। इस पोएम को ऐसे स्टेंजा में डिवाइड नहीं किया हुआ है। तो पढ़ने के लिहाज से इसको मैंने से अगर तीन पार्ट में बांट लिया है, थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट के रूप में। तो देखें पोएम चालू किस तरह से होती है। दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। I call that piece a wonder now. Fra Pandolf's hands works busily a day, and there she stands. That is my last duchess. That से मालूम पड़ रहा है, ऐसे इंडिकेशन किया जा रहा है। तो स्पीकर कौन है? हमारे स्पीकर हैं वो कौन है जी? ड्यूक है। तो ड्यूक है वो बता रहा है। ड्यूक कहाँ का है? ये लिखा है फेरारा। तो ड्यूक ऑफ फेरारा जो है वो स्पीकर हैं, और वो उस एनवॉय जो लिसनर है साइलेंटली बैठा होगा उससे बता रहे हैं। तो लिसनर जो एनवॉय कह लीजिए या मैसेंजर हमने भी कहा था, या एम्बेसडर कहते हैं, उससे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दैट इज माई लास्ट डचेस। जैसे मान लो कोई दीवार पे एक पेंटिंग बनी हुई है और वो संकेत कर रहे हैं कि वो मेरी लास्ट डचेस है। चलो मैं थोड़ा बताऊं, उसके पहले एक बात बता दूं। ये जो वर्ड लास्ट है, लास्ट के हमारे पास दो तरह के मीनिंग होते हैं। क्या क्या मीनिंग होते हैं? लास्ट वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। ये जो लास्ट का मीनिंग होता है पिछला, गत, प्रीवियस। और एक होता है लास्ट मानी आखिरी, फर्स्ट का उल्टा लास्ट। जैसे हम कहें कि जैसे आज क्या डेट है? 31। तो जैसे हम कहेंगे साहब लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। चलो लास्ट मंथ कहें तो लास्ट मंथ का मतलब क्या हुआ? अभी अगर दिसंबर चल रहा है तो लास्ट मंथ मानी क्या हुआ? नवंबर। और एक मैं कहूं कि साहब दिसंबर है वो साल का लास्ट मंथ होता है। दिसंबर है वो साल का लास्ट मंथ है। और एक साहब लास्ट मंथ का तो नवंबर हो गया। तो नवंबर लास्ट है, दिसंबर लास्ट है? लास्ट कौन सा है? तो अगर आपका लास्ट का मीनिंग पिछले वाले से है, अगर हम आज दिसंबर के महीने में विराजमान हैं तो लास्ट कौन सा हो गया? नवंबर हो गया। और वैसे अगर 12 महीने गिनती गिनते हो तो साल के 12 महीने होते हैं। जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर क्या होता है? लास्ट। तो एक महीने लास्ट का मीनिंग क्या होता है? आखिरी, अंतिम। और एक होता है लास्ट का मीनिंग क्या होता है? पिछला। तो हमारे यहाँ जो पोएम टाइटल में है ये लास्ट कौन से वाला है?
ये पिछला है। वो नया जुगाड़ कर, वो तो नया ब्याह के चक्कर में लगा हुआ ही है। ये हमारे जो लिसनर है, ये एनवॉय आया क्यों है? तो मैं बताया था आपको जानकारी कि जो हमारा ड्यूक है, वो ड्यूक का जो पोएम में अभी प्रेजेंट में स्टेटस कैसा है? ही इज ए विडोवर। अभी तो विडोवर मोड में है, इसकी जो डचेस है उसको मृत्यु हो चुकी है। तो अभी ये नई शादी के प्रपोजल के चक्कर में है। जो नई शादी होनी किससे है? एक इनविटेशन, अभी तो डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन वो मतलब बातचीत चल रही है। तो जो पड़ोसी काउंट है, उसकी डॉटर जो है, उसकी शादी का इनविटेशन प्रपोजल लेके कौन आए हुए हैं? ये एनवॉय आए हुए हैं। तो बैकग्राउंड में क्या बातें चल रही हैं कि ये ड्यूक जो है वो इस एनवॉय को बता रहा है कि भाई मेरी जो किस प्रकार की लड़की चाहिए, या कैसा मतलब जो शादी किससे होना चाहिए, क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए। तो वो चीजें बहुत ही ऑब्लिक मैनर में बताएगा। ऑब्लिक मानिए मतलब बड़े तिरछे तरीके से बताएगा, साफ सुथरे कुछ सीधे सीधे बातें नहीं कहेगा वो। तो वो अपनी पिछली डचेस के माध्यम से उसे किस प्रकार का जो नेक्स्ट जो लड़की होना चाहिए, या उसका जो शादी करना जा रहा है, उसमें क्या लक्षण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनके हमें इंडिकेशन दिखा रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दैट इज माई लास्ट डचेस, ये मेरी पिछली वाली डचेस है। पेंटेड ऑन द वॉल, जो कि दीवार पे आपको क्या दिख रही हैं? इनकी पेंटिंग बनी दिख रही है। लुकिंग एज इफ, और यूं लग रही है एज इफ, मानो कि सीवर अलाइव, जैसे मानो वो जीवंत हो। अब आप पढ़े हैं, ये बताओ ये शी के साथ वर का यूज किए हुए क्या है? ये ग्रामर की भाषा में क्या है? ये नहीं, ग्रामर की भाषा में इसका नाम क्या हुआ? प्रेजेंट। हर कुछ ही मतलब यार, अरे मैं कह रहा हूं ग्रामर में कोई ग्रामेटिकल टर्म में नाम बताओ यार। हाँ, पास्ट सब्जंक्टिव मूड है। क्या है ये? पास्ट सब्जंक्टिव मूड है। और पास्ट सब्जंक्टिव मूड का मतलब क्या होता है? ये सपोजिशनल जानकारी है। लिखा हुआ ये मानो की, एज माने मानो की। तो ये मानो की वाले मामले में पास्ट सब्जंक्टिव मूड आ रखा है। अब अगर इसमें वो पास्ट की है तो मीनिंग कैसा हुआ? प्रेजेंट का। तो वो लग रही है मानो की वो क्या है? जीवंत है। इससे क्या समझ में आएगा? वो जीवित है नहीं। इट मीन्स शी इज डेड। पर इन्होंने कहीं साफ साफ नहीं लिखा कि शी इज डेड। पोएम में कहीं पर भी कहीं क्लियर ये साफ कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि शी डाइड। ठीक है, ये हमें यहां समझ में आ रहा है, ओपनिंग में समझ में आ रहा है कि लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, इसका मतलब है कि वो जीवित है नहीं। तस्वीर इतनी बढ़िया बनी हुई है, पेंटिंग इतनी बढ़िया बनी हुई है कि वो जीवंत प्रतीत हो रही है। आई कॉल दैट पीस ए वंडर नाउ, और मैं अब इस पीस को, कौन सा पीस? पीस ऑफ पेंटिंग। ये पीस किस लिए कहा गया? उसे पेंटिंग के लिए। तो मैं इस पेंटिंग को क्या कहता हूं? मैं इसे क्या पुकारना चाहता हूं? इट्स अ वंडर। ये बहुत ही अद्भुत पेंटिंग बनी हुई है नाउ। अब ये नाउ कोमा के साथ में क्यों कहा गया है, इसकी हम बातें पूरी पोएम के बाद में दोबारा करें तो बेहतर समझ में आएगी बातें। इतना ही मीनिंग है कि मैं अब इस पीस को, यानी जिस पेंटर ने बनाई है, इसके इस रचना को क्या कहना चाहता हूं कि अद्भुत रचना बनाई है। अद्भुत क्यों है? कि ये क्या लग रही है? जीवंत प्रतीत हो रही है। तो जीवंतता इसमें डाल दी है, यानी पेंटर ने बड़ा बेहतरीन पेंटिंग बनाई है। फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्क्स बिजीली ए डे। फ्रा पेंडोल्फ यहां क्या हो गया? नेम ऑफ द पेंटर है, उस पेंटर आर्टिस्ट का नाम है जिसने पेंटिंग बनाई है। तो फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने हैंड्स वर्कड बिजीली ए डे, एक पूरे दिन इन्होंने, एक पूरा दिन कंज्यूम किया इन्होंने इस पेंटिंग को बनाने में। एंड देयर असिस्टेंट्स, और परिणाम यह है कि वहां पे वो स्टैंड्स है। अब आप यहां समझना, इसमें यहां शी वर्ड यूज किया हुआ है। शी मतलब शी मानी पेंटिंग, शी मानी पेंटिंग है, शी मानी डचेस। अगर पेंट फिर इट होती पेंटिंग, तो ड्राइंग पेंटिंग है वो फीमेल होती है क्या? तो देयर शी स्टैंड्स, इसका मीनिंग है कि इसके पूरे दिन, एक दिन काम करने का रिजल्ट ये रहा, इसने इतना पूरा दिन कंज्यूम किया पेंटिंग पे, और इसने इतना बढ़िया पेंटिंग बनाया कि वो वहां जीवंत रूप में ऐसे खड़ी प्रतीत हो रही है। यानी कि जो लेडी है, जो डचेस है, वो वही पुराना फीलिंग आ रहा है, ऐसे अलाइव मोड में वहां ऐसे बिल्कुल खड़ी प्रतीत हो रही है। इसमें एक दूसरी बात ये समझ में आई हमारे को इस स्टैंड्स वाले वर्ड से, कि जो पेंटिंग है वो उस लेडी की, डचेस की कैसी है?
पूरी पेंटिंग है स्टैंडिंग पोस्चर में है, यानी कोई इतना इतना बॉडी पार्ट बना हुआ है या इतना इतना बॉडी पार्ट है, ओनली फेस की पेंटिंग है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा आदमकद जिसे हम कहते हैं, ऐसे पूरी स्टैंडिंग उसकी क्या है, पोस्चर में तस्वीर है। इस स्टैंड्स वाले वर्ड से हमें समझ में आ रही है बात। और वो इतना बेहतरीन तस्वीर बनाया गया है, जो पहले भी लिखा था वो अलाइव लग रही है। यहां इसी शी का मीनिंग है, ये इस अलाइव वाली बात को दिखाना चाहता है कि जीवंत प्रतिमा बनाई हुई है, जीवंत तस्वीर बनाई हुई है। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। अब वो इस एनवॉय से कह रहा है विल इट प्लीज यू, रिक्वेस्टिंग मोड, क्या सर आप बैठेंगे और लुक एट हर, और क्या इसकी ओर देखेंगे। आगे इट नहीं यूज किया, यानी अब ये पेंटिंग के लिए इट नहीं कह रहा है, पेंटिंग में जो लेडी बनी हुई है उसको जीवंत रूप में दिखाने के लिए उसको शी और हर भी लिखा है। तो क्या आप इस लेडी की ओर यानी इस जीवंत तस्वीर की ओर देखना चाहेंगे, यानी उसको उसने बैठा दिया है। इससे यह समझ में आया कि ये जो पहली 4 पंक्तियां हैं इस बातचीत के दौरान ये एनवॉय क्या नहीं है, बैठा हुआ नहीं है। तो यूं कल्पना कर सकते हैं कि शायद कोई दीवार है, दीवार पे ऐसी पेंटिंग बनी हुई है और दोनों जने जो हैं वो खड़े खड़े देख रहे हैं। पहले दोनों बंदे क्या हैं, ड्यूक और वो एनवॉय क्या हैं, खड़े हैं, और वो उसे दिखा रहा कि ये तस्वीर देखो, और ये मेरी लास्ट अच्छी तस्वीर है, और पूरी इतनी बेहतरीन बनाई गई है, वो जीवंत प्रतीत होती है। फ्रा पेंडोल्फ नाम के पेंटर ने पूरा एक दिन इसको बनाने में लगाया हुआ है, और बिल्कुल ये वहां जीवंत प्रतिमा में नजर आती है। फिर वो कहता है कि अब आप क्या बैठना चाहेंगे। इसका मैंने वो से और आगे बताएगा डिटेल में कि बैठने वाली बात का मतलब क्या हुआ। थोड़ा फुर्सत में और बातें सुनो डिटेल में आप। तो उसे वो बैठा के और उसे और कुछ सुना रहा है। क्या सुना रहा है आगे देखो। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन। बाय डिजाइन का मीनिंग है इंटेंशनली, जानबूझकर। तो कह रहा है आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन। फ्रा पेंडोल्फ का नाम तो मैंने जानबूझ के बताया तुम्हारे को, कि फ्रा पेंडोल्फ का नाम मैंने जो जिक्र किया है वो तो मैं जानबूझ के बता रहा हूं तुम्हारे को, एक उद्देश्य से बता रहा हूं। इसका दूसरा मीनिंग ये भी ले सकते हैं पर्पसफुली, इंटेंसली या पर्पसली। इसका जो नाम है वो मैंने जानबूझ के एक पर्पसफुल तरीके से बताया गया है। अब क्या पर्पस है वो हमें धीरे धीरे पोएम आगे पढ़ने में समझ में आएगा। फिलहाल तो वो क्या पर्पस है न तो इस सुनने वाले को पता है, न एक बार हमें भी रीडर को पता नहीं, हम पोएम से शुरू से पढ़ रहे हैं। तो अब वो कह रहा है फोर। यहां जो फोर लिखा है इस फोर को एज ए कंजंक्शन यूज किया गया है, और पोएट्री में बहुत बार ऐसे बार बार मिलेगा आपको फोर। और इसका रूटीन में मीनिंग हम क्योंकि से समझ सकते हैं, बिकॉज से समझ सकते हैं। तो कह रहा है कि आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, मैंने फ्रा पेंडोल्फ का नाम तो जानबूझ के लिया हुआ है। फॉर क्योंकि नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस but to myself they turn since none puts by the curtain I have drawn for you but I and seemed as they would ask me if they durst how such a glance came there। हालांकि यहाँ फुल स्टॉप नहीं, पर मैं एक बार रुक जाता हूँ यहीं पे ही थोड़ा मीनिंग को समझने के लिए, क्योंकि बहुत काफी लंबा होगा फिर आगे। हाँ जरा सा ही हो रहा है। और सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, यहां तक है। हाँ जी क्या है देखो। फॉर क्योंकि नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, यहां सब्जेक्ट है वो बेसिकली ये वाला है स्ट्रेंजर्स लाइक यू, ये हमारा बेसिकली यहां सब्जेक्ट है, ये वर्ब यहां पे है रेड वेड वाली। तो ऐसे कहेंगे कि स्ट्रेंजर्स लाइक यू, आप जैसे जो अजनबी आते हैं। नेवर रेड कभी भी नहीं पढ़ पाए हैं, यानी कभी भी समझ नहीं पाए हैं। क्या नहीं समझ पाए, क्या नहीं पढ़ पाए हैं। दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का होता है फेस, तो फेस तस्वीर पे बना हुआ है। तो आप जैसे अजनबी यहां कई आए हैं और जो भी तस्वीर को देखते हैं तो वो क्या नहीं पढ़ पाते हैं। दे नेवर रेड दैट पिक्चर्ड, इस तस्वीर में बनाया हुआ जो फेस है उस फेस को वो समझ नहीं पाते हैं। तो फेस को पढ़ नहीं पाते, यानी फेस जो भाव हैं, चेहरे पे जो क्या है भाव हैं, जो भाव भंगिमाएं हैं, उस चेहरे की भाव भंगिमाओं को वो लोग समझ नहीं पाते हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं। द डेप्थ एंड द पैशन,
जो गहराई है, जो भावनाएं, इमोशन है, जो पैशन की पैशनेट फीलिंग है, इन डेप्थ को, इस पैशन वाली फीलिंग को, इस इट्स। अब देखो चेंज देखना, अब प्रोनाउन क्या चेंज हुए। पहले प्रोनाउन क्या चले, शी और हर, और अब यहां पे क्या आ गया, इट्स। अब उसको ओनली उसने क्या कर दिया, तस्वीर की बात कर रहा है, अब वो इस फेस की बात कर रहा है। चलो मैं बीच में एक सिंपल सी जानकारी पूछूं आपसे। मैं एक जिंदा इंसान और मेल, तो मेरे लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। अगर मुर्दा हो जाए तो चाहे शरीर का यही हो, डेड बॉडी, दैट इज इट। जीवित इंसान क्या होता है, जीवित प्राणी के लिए हम क्या बोल, जीवित इंसान के लिए क्या बोलेंगे, ही शी बोलेंगे। अगर वही डेड बॉडी हो जाता है, दैट बिकम्स इट बन जाता है। सिंपल सी कहानी है। अब ये सब मेरा हाथ है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेरी बॉडी, मेरा सवाल इतना मानो कि मेरे बॉडी अलग बॉडी पार्ट के लिए, ओवरऑल पूरी बॉडी मिला के तो मैं ही हूं, ये पूरा मिला के शी है। लेकिन हम अलग अलग बॉडी पार्ट, ये फिंगर, ये पाम, ये हैंड, ये नोज, ये ईयर, ये क्या कहलाएंगे अब, इट इज ए फिंगर या ही इज ए फिंगर, ये ही है या शी है ये। अरे मेरी फिंगर है यार, जब मैं हूं, मैं अगर मैं ही हूं तो फिर ये भी ही होना चाहिए ना। क्या होगा, इट। हमारे बॉडी पार्ट हैं, वो चाहे जिंदा के चाहे मुर्दा के, वो सारे के सारे इट ही हैं। तो ये जो इट है वो किसके लिए है, ये फेस के लिए है। ये जो डेप्थ है, जो पैशन है, ये भाव किस पे है, इस चेहरे पे है। क्योंकि पहले जो सी था वो उस पूरी डचेस के लिए यूज हुआ था, उसके जीवंत प्रतीत होने वाले उस तस्वीर के लिए यूज हुआ था। और अब यहां पे कह रहा है कि स्ट्रेंजर्स लाइक यू नेवर रेड दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। जो यहां पे अजनबी कई आते हैं, वो इस तस्वीर के चेहरे के जो डेप्थ है, जो इस चेहरे पे जो भावनाएं हैं, पैशन है, इट्स मानी इस चेहरे की जो अर्नेस्ट ग्लांस है, अर्नेस्ट मानी सिंसियर जो है, ग्लैंस मानी झलक, जो आंखों में जो झलक दिख रही है, इसको नहीं समझ पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं। तो रीडम ने यहां पे उसको जानना, समझ पाना, उस चेहरे के भावों को नहीं समझ पाते हैं। बट बल्कि टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, बल्कि वो मेरी तरफ मुड़ जाते हैं। दे कौन है ये, स्ट्रेंजर्स। तो बल्कि वो स्ट्रेंजर्स समझ नहीं पाते हैं और वो मेरी तरफ मुड़ जाते हैं। और फिर ब्रैकेट में कहा है सिंस का मीनिंग यहां अगेन क्योंकि से, बिकॉज से है। बिकॉज नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, क्योंकि कोई भी इस कर्टन को अलग नहीं कर सकता है। नन पुट्स बाय द कर्टन, कोई भी इस कर्टन को अपने आप साइड में नहीं कर सकता है। विच, यहां विच छुपा हुआ है, विच आई हैव ड्रॉन फॉर यू, जो मैंने तुम्हारे लिए अलग किया है। बट आई, इस बट का मीनिंग है ओनली, केवल और केवल ये मैं ही करता हूं। ये बट तो है आपका किंतु परंतु वाला, और ये जो बट है ये ओनली के मीनिंग वाला है। एंड सीम्ड, और ऐसा लगता था, एज मानो कि दे वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे, इफ दे डस्ट, अगर उनकी हिम्मत होती है। डेयर जो है, डेयर की पास्ट फॉर्म होती है डेयर्ड, उसका ये पुराना वर्ड है। ये डस्ट है वो डेयर्ड का ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है, करंट में हम बोलते हैं डेयर्ड। इफ देयर डेड, अगर उनकी हिम्मत होती तो मुझसे वो ऐसा पूछते और ये वाला सवाल करते। क्या सवाल करते, हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर। सर ऐसी ये ग्लैंस, ऐसी जो झलक चेहरे पे, ऐसा जो भाव हैं, ऐसे भाव कैसे आए। सो इसलिए नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, इसलिए आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो ऐसे मुड़े हो और मेरे से सवाल किए हो। अब मैं एक बार ये रुक जाता हूं, अब आपको समझने की बात थोड़ा करना कि क्या कहना चाह रहा है। हम इतना मतलब काफी कुछ बातें पढ़ लिए, ये कहना क्या चाह रहा है। बात को थोड़ा मैं बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से समझाऊं तो यूं समझिए कि जो ड्यूक हैं वो विडोवर हैं, और ये नए मैरिज के लिए काफी अरसे से इनके पास प्रपोजल आते रहते हैं, या ये इस तरह की प्रक्रिया में लगा हुआ है।
तो इसके महल में कह लो या घर पे कभी हर दिन कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे प्रपोजल ले लेके लोग आते रहते हैं। जब भी कोई आता है इसका सेट कारोबार है। चाय पानी पता नहीं पिलाता है नहीं पिलाता, वो जाने, कोई में कोई जिक्र नहीं है। वो सीधा क्या कहता है, उसके जो घर में कोई एक ऐसा कोई चेंबर, कोई कमरा, कोई बना, कोई होल बना होगा जहां पे बहुत सारी क्या टंगी हुई हैं, तस्वीरें, ड्राइंग, पेंटिंग लगी हुई हैं। और वो क्या करता है, सबसे पहले आते कहता है आओ सर आपको हमारे घर दिखाते हैं। और फिर वो देखो साहब ये वाली पेंटिंग देखो, ये पेंटिंग देखो, ये पेंटिंग देखो, ऐसे ये देखो, ये देखो, ये देखो। और फिर वो कहता दैट इज माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल। और फिर किसका बने, अब उसका इंटरेस्ट सीधा सीधा इसमें ही होता है, लेकिन वो डायरेक्ट चालू यहां से करता नहीं है। वो तो पहले 2-3 तस्वीरें और दिखाएगा दाएं बाएं की, पहले वो दाएं बाएं की बातें घुमाएगा वो, और फिर वो उस मुद्दे पे आएगा। वो तो पीछे वाली सारी बातें हैं, ये आपको ऐसे समझनी है। ये बातें पोएम में लिखी नहीं है, आपको इसका जो बैकग्राउंड ऐसे समझना है कि कहानी इस तरह की है कि वो क्या करता है, लोग आते हैं। अब ये घटना हर दिन की है, हर दिन कोई ना कोई आया रहता है। वो हर दिन वाले कैसे मालूम पड़े हैं, ये लिखा है स्ट्रेंजर, यानी कोई ना कोई यहाँ आते रहते हैं हर बार। किसी ने कभी किसी काउंट का, कभी किसी काउंट के, कभी किसी न किसी ऐसे जो भी राज दरबार के कोई लोग बाग हैं उन्हीं के कोई शादी वादी करेगा वो, तो उनके ऑफर आते रहते हैं। आते ही वो डेली के डेली का रूटीन सिस्टम है। देखो जी ये थी हमारी वाली पुरानी वाली। अब उसी प्रक्रिया के तहत आज जो हमारे पास ये पढ़ा जा रहा है, चर्चा इस पर सुना जा रहा है, वो किस भाई साहब को सुनाया जा रहा है, जो काउंट टायरोल है उसके नेबर को वो जो आए हैं, क्या नाम है, एनओए को बताया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि श्रीमान जी देखिए ये वाली वो पुरानी वाली डचेस हैं, और ये तुम्हारे आप तस्वीर बनी हुई दिख रही है आपको इनकी। फ्रा पैंडोल्फ ने पूरा का पूरा एक दिन कंज्यूम किया था बनाने में इस पे, और इतना बढ़िया बनाए हैं, वंडरफुल पीस बनाए हैं, बिल्कुल जीवंत लग रही है, बिल्कुल शी और स्टैंडिंग पोस्चर में दिखी हुई तुम्हारी पूरी फोटो। अब आप थोड़ा बैठ जाओ, ढंग से सुन लो पूरी बात। क्या सुन लो, देखो एक तो मैंने जो नाम बताया ना, फ्रा का नाम बताया, ये फ्रा का नाम तो मैंने जानबूझ के लिया है, पर्पस है इसके पीछे। लेकिन अब ये क्या है कि एनओए हमारे क्या है, चुप, ड्रामेटिक मोहल्लों में कुछ बोला करें। अब वो तो ऐसे पूछा सर क्या पर्पस है बताओ, अरे बोले हट चुप, हम ड्यूक हैं, हम बोलेंगे सिर्फ, तुम्हारा तो ओनली काम क्या है, तो सुनने का है, इसलिए हम जो कह रहे हैं तुम सुनते जाओ केवल, वो सुनाए जा रहे हैं। हाँ जी, हमने जानबूझ के नाम बताया है। नाम क्यों बताया है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम जैसे कई जने भी आए यार, हर दिन आते रहते हैं, और नेवर रेड दैट पिक्चर काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स ग्लांस। इस चेहरे की जो ग्लैंस है, इसकी जो डेप्थ है, पैशन है, इनको कभी कोई समझ नहीं पाया आज तक, किसी भी के वश में ये बात नहीं थी कोई समझ पाए। हो सकता है उसमें कोई ऐसे कोई भाव हो ही नहीं रियल में, तो पोएम तो कह रही बड़े उसमें डेप्थ है, पैशन है, और बहुत बेहतरीन बनाया है पीस वीस। एक स्थिति ये हो सकती है कि बिल्कुल धाप की गई बीती पेंटिंग हो, उसमें कोई इसमें इमोशन नहीं हो, उसमें कुछ भी ऐसा बात ही नहीं हो, लेकिन अगले को तो क्या कहे पैदा करने भाव कि नहीं साहब बहुत अद्भुत भाव हैं। फिर आप भी तो यार पता नहीं, अपने को समझ में नहीं, अपनी कोई बावली बूझ होंगे यार, अपने को निपटने में आ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन इसमें कोई ऐसी कोई कलाकारी होगी। और फिर वो जानबूझ के कह रहा है कि साहब इसकी जो डेप्थ है, पैशन है ना, ये किसी के बस में समझ में नहीं आए। और आखिर में टू माई सेल्फ द टर्न्ड, फिर वो मेरी तरफ मुड़ते, यानी वो बोल के तो बोले ही नहीं कि सर क्या है, वो मुड़ जाते, तो मैं समझ जाता कि बावली मुझको नहीं समझ में आया, मेरे को बताना पड़ता है। तो कह रहा है इसलिए नोट द फर्स्ट आर यू, तुम पहले आदमी नहीं हो, टू टर्न, जो मेरी तरफ ऐसे मुड़े हो देखने के लिए, और सर पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, ऐसी ये ग्लैंस वाली फीलिंग, ये भावनाएं ये कैसी आई होंगी। अब रियल में हो सकता है इस एनओए के बेचारे के मन में ऐसा कोई प्रश्न आया ही ना हो, पर जबरदस्ती को सुनाना है, इसने तो आगे पूरी पूरी राम कहानी सुनानी है। अतः चाहे अगले के जहन में प्रश्न आए चाहे न आए, अगला फिर कह रहा है, जानबूझ के कह रहा है कि आप पहले आदमी नहीं हैं जिनको ये तस्वीर वाले ये डेप्थ और पैशन और ये फेस की भावनाएं समझ में नहीं आई हो, ये ग्लैंस कैसी आई हो ये समझ में नहीं आई हो, आप पहले नहीं है। कई आए हैं, कई देख के चले गए हैं, किसी को समझ में नहीं आती है, आखिर में मेरी तरफ मुड़ते हैं वो, और मैं समझ जाता हूं कि समझानी पड़ेगी इसको,
ये तू भी बैठ मेरे पास, सुनते जा क्या क्या सुना रहा हूं। और तो बीच में क्या लिखा है ब्रैकेट्स में कि सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन। इससे हमें एक बात और समझ में आनी है कि ये जो तस्वीर बनी हुई है, इस तस्वीर के ऊपर उन्होंने क्या कर रखा है, कोई एक कर्टन लगाया हुआ है। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, साहब अगर कर्टन लगाया हुआ है तो फिर दिख कैसे रहा है? हाँ, तो ट्रांसपेरेंट। कर्टन कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, तो दिख रहा है। और कर्टन लगाया क्यों होता है? यानी धूल मिट्टी विट्टी या जैसे मक्खी मच्छर नहीं बैठे तो वो उस पर खराब नहीं हो। आज तो हम प्रेजेंट उसको हम इसे लेमिनेशन करवा देते हैं, फोटो फ्रेम बना देते हैं, ग्लास लगा देते हैं। हम ये कहेंगे पुरानी पोएम है, ये 500 साल पुराने जमाने की बातें पढ़ रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये है कि साहब सिंपली पहले ओनली पेंटिंग बनी होती थी दीवार पे, वो उस पर खराब न हो जाए। ये पेंटिंग क्या है? पेंटेड ऑन द वॉल पे पेंटिंग की हुई है, वैसे कोई फोटो की फ्रेम में तो है नहीं है। तो वो उस वॉल के ऊपर पूरा पेंट किया हुआ है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए, सेफ रखने के लिए उसने कोई ट्रांसपेरेंट कर्टन लगा रखा होगा। अब वो अच्छे से दिखाई देने के लिए कर्टन आप हटा देते हैं और बढ़िया से देख पाए उसको आप। तो यहां पे ये कह रहा है कि साहब कर्टन हटाने की भी हिम्मत किसी में अपने आप नहीं होती है। अपने आप किसी की हिम्मत नहीं है कि हटा दे। ओनली आई, केवल मैं ही वो हूं जो कर्टन हटा पाऊं। इससे अब क्या कि हम जब आखिर में जब पोएम को एनालिसिस करेंगे तो आप कुछ बातें समझेंगे कि ड्यूक का हमें, इन सारी बातों से ड्यूक की हमें कैरेक्टर रेवलेशन होने लगी है। अभी तक डचेस की तो बात ही नहीं चली है, इसका नाम ही आया है। डचेस का जो क्या व्यवहार है, क्या एक्टिविटी है, वो तो हमें अभी जिक्र आया ही नहीं है। पर अभी इन 2-4 बातों से ही हमें ड्यूक के कैरेक्टराइजेशन की हमें 1-2 बातें समझ में आ गई कि ड्यूक जो है वो काफी पॉजिटिव नेचर का आदमी है। वो काफी क्या है? पॉजिटिव है कि साहब चीजें मेरी हैं तो मेरी चीजों को कोई हाथ ना लगा सके। और ये पूरा का पूरा ये जो इतना एरिया मेरा, मैं यहाँ का ड्यूक मैं, तो यहाँ जो भी कुछ होगा वो मेरी परमिशन के बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता। नन पुट्स बाय द कर्टन विच आई हैव ड्रॉन। इसका मतलब है कि वो कर्टन भी हटा के किसने दिखाया है? यानी ये जो ड्यूक हैं वो इस एनवॉय को ऐसे कर्टन हटा रहे हैं, खुद ही हटा लिखा विच आई हैव ड्रॉन। ये कर्टन जो मैंने हटाया है तुम्हारे लिए, नन पुट्स बाय, दूसरा कोई खुद अपने आप से नहीं कर सकता है। ओनली आई, केवल मैं ही ये काम करूं। ठीक है। तो वैसे भी यार जो अगर किसी के आप घर पे गए हैं तो अगले की संपत्ति, अगले की प्रॉपर्टी है, आप बिना पूछे कि आप छेड़खानी करते भी नहीं है। और मान लो तुम्हारा कोई जानकार हो तो अलग बात है कि तब साहब उसकी यार कठे ले रहे फोटो। लेकिन अगर आप किसी के ऐसे मैरिज प्रपोजल के लिहाज से किसी घर जाएंगे तो अगला जैसे तुम्हारे से अगला जैसा ट्रीट करवाना चाहता है वैसे आप ट्रीट होना चाह लेते हैं। हाँ, अगला जैसा चाहता है वैसे वैसे हम बिहेव कर लेते हैं। तो वो वाली कहानी चल रही है इसकी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यार ड्यूक ऊपर से और है तो उसको वैसे थोड़ा सा वो रेस्पेक्ट, मान सम्मान वाला नखरा ज्यादा चलता है। प्रधानमंत्री जहां से नाटक कर चलते हैं तो आगे देखो तो क्या चल रहे हैं जी कि वो पूछे जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा वापस रिपीट कर देता हूं शुरू से कि दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। वो मेरी आखिरी डचेस हैं, पिछले वाले डचेस हैं। आखिरी में गलत बोला, पिछली कहना चाहिए। तो ये मेरी पिछली डचेस हैं जो कि दीवार पे पेंट की हुई हैं और कैसी लग रही हैं? बिल्कुल जीवंत प्रतीत हो रही हैं। आई कॉल दैट पीस वंडर, और मैं इस पेंटिंग के पीस को वंडरफुल पीस कहना चाहता हूं। अभी फ्रा पेंडलॉफ्स हैंड्स वर्कड बिजीली ए डे, और फ्रा पेंडलॉफ नाम के आर्टिस्ट या पेंटर ने पूरे एक दिन अपने हाथों से इसको बनाया है। इससे हमें एक बात समझ में और आ रही है कि ये कैसी है? हैंडमेड पेंटिंग है। एंड देयर शी स्टैंड्स, और उसके पूरे एक दिन के गतिविधि का परिणाम यह है कि ये तस्वीर हमें ऐसी यहां स्टैंडिंग पोस्चर में आदम कद प्रतिमा के रूप में यहां पे दिख रही है। विल इट प्लीज सिट, विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। तो क्या कृपया आप विराजमान होंगे, बैठेंगे और इस तस्वीर को और अच्छे से देखेंगे? आई सेड फ्रा पेंडल्फ बाय डिजाइन। फ्रा पेंडल्फ का नाम तो मैंने पर्पसफुली लिया हुआ है, और क्योंकि स्ट्रेंजर्स लाइक यू, मैं इसको यहां से पढ़ रहा हूं एज पर ग्रामेटिकल पर्सन, कि स्ट्रेंजर्स लाइक यू, आप जैसे अजनबी, यानी कोई बहुत भी और भी कई पहले देखने के लिए आते हैं ऐसे को, और भी कई बार इसको देखा है, ऐसी पेंटिंग को देखा है, और आप जैसे और भी कई आए हैं। नेवर रेड,
बताओ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट या पास्ट? या मैं से पूछे वर्ब की फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बेस फॉर्म? तीनों सब सेम होती है, रेड रेड रेड, तो क्या होगी? और ये प्लूरल है, ऊपर से एक बात हो रहा है, ये प्लूरल है तो प्लूरल में तो प्रेजेंटेशन भी यही आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट होने पे तो क्या होगा, दे भी रीड, और पास्ट में भी क्या होंगे, वो रेड ही रहेगा। तो थर्ड तो नहीं है, थर्ड में तो बी या तो बी होता है या है होता है। अब ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट कैसे मालूम पड़ा? यहां तो प्रेजेंट चल रहा है, दैट इज माई लास्ट डचेस, यहां देखो यहां पे इज लिखा हुआ है, और फिर कह रहा है पेंट, ये तो ठीक है, वो तो पेंटिंग पहले हुई थी, पेंटिंग पहले हुई है, और फिर ये आई कॉल, मैं कहता हूं कि ये वंडरफुल पीस है, और फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स, यहां पर जो घटनाएं पुरानी है, पेंटिंग बनी पहले थी, तब क्या है, वक्त लिखा हुआ है, फ्रा पेंडोल्फ ने इसको पहले बनाया था, एंड देयर सी स्टैंड्स, परिणाम रूप में इसको अभी दिख रहा है, जीवंत वो अभी लग रही है, ये अभी लाइव मोड में बिल्कुल क्या है, जीवंत प्रतीत हो रही है। विल इट प्लीज यू सिट, ये तो सिंपल रिक्वेस्ट वाला कहानी है, ये आई सेड, मैंने कहा, फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, जानबूझ के कहा। अब ये वाला कहां का से है, ये पास्ट, कौन सा पास्ट है, ये है जस्ट 2 मिनट पहले वाला, ये फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने बनाया ना, तो मैं कह रहा हूं फ्रा पेंडोल्फ बनाई है पेंटिंग, ये कहने के बाद मैंने क्या कहा, अब आप थोड़ा बैठेंगे देखेंगे, तो ये जो बीच में टाइम बीता है, इतने टाइम वाले का वो पास्ट बन गया है कि अरे अभी मैंने जो फ्रा का तुम्हें नाम सुनाया था ना, वो तो जानबूझ के सुनाया मैंने। स्ट्रेंजर्स लाइक यू, अब वो वापस सवाल आ गया, अब बताओ तुम्हारा ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? कैसे मालूम पड़ा? चलो भी पहले आए होंगे, और कोई टेक्स्ट में कहीं कुछ लिखा हो, सैड से तो कोई गारंटी नहीं है। पिक्चर तो यार, पिक्चर तो पहले बनी ना, तस्वीर तो पहले बनाई हुई है, इसलिए वो तो, ये पिक्चर तो वैसे भी एडजेक्टिव वाला कहानी है, पिक्चर्ड काउंटेनेंस एडजेक्टिव है इसके लिए, तो जैसे वैसे वो वर्ब के रूप में नहीं हुआ डायरेक्ट। यस, सी इज करेक्ट, यहां समझ में आ रहा है, दे टर्न्ड, और यहां समझ में आ रहा है, ये देखिए एंड सीम्ड, ये एंड कंजंक्शन किन 2 चीजों जोड़ रहा है, एंड कंजंक्शन किन 2 पार्ट को जोड़ रहा है? स्ट्रेंजर्स लाइक यू, आप जैसे अजनबी, नेवर रेड, कभी भी नहीं समझे, कभी भी नहीं समझ पाए। जब भी कोई पहले देखने आए हैं, तुमसे पहले मान लो 20 आदमी आए हैं, तो 20 आदमी कभी भी जो पहले आए, कोई भी नहीं समझ पाया, इस तस्वीर में उकेरे हुए चेहरे को कोई नहीं समझ पाया। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, इस फेस है, इस फेस की जो अर्नेस्ट ग्लांस है, इसकी जो भाव भंगिमाओं की गहराई है, फीलिंग है, कोई इमोशन को नहीं समझ पाया, बल्कि टू दे टर्न्ड, बल्कि यही स्ट्रेंजर्स मुड़ जाते थे, मेरी तरफ टर्न करते, अपना चेहरा मुड़ते, बोलते नहीं कि सर हमें समझ में नहीं आया क्या बात है ना, वो सब टर्न करते, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैं समझ जाता कि इन लोगों को इस अर्नेस्ट ग्लांस की भावनाओं को, इमोशन को वो नहीं समझ पाए हैं, तो दे टर्न्ड टू माई सेल्फ। अब वो ये ब्रैकेट वाली बात छोड़ दो, ब्रैकेट वाली बात हमेशा क्या होती है, एडिशनल, तो अब यहां से समझेंगे एंड सीम्ड, अगेन इसका कौन सब्जेक्ट है, ये स्ट्रेंजर, और वो स्ट्रेंजर्स जब मेरी तरफ मुड़ते थे, इस भावनाओं को नहीं समझ पाते थे, तो दे सीम्ड, वो ऐसे प्रतीत होते थे, वो सारे स्ट्रेंजर्स के चेहरे पे ऐसे भाव लगते थे कि मुझे उनके चेहरे देख के यूं लगता था कि वो ऐसे प्रतीत ही करते थे, एज दे वुड आस्क, जैसे वो पूछेंगे, यानी उनको मुंह से तो ये वर्ड नहीं निकलते थे, पर मैं उनके बॉडी लैंग्वेज समझ जाता था कि वो यही पूछना चाहते हैं, हाउ सच ए ग्लैंस,
केम देयर, किस तरह ऐसी वाली ये फीलिंग इस पेंटिंग के चेहरे पे कैसे आई। वो ऐसे उनमें हिम्मत नहीं होती, यहां लगा इफ दे डेयर्ड, अगर उनकी हिम्मत होती, यानी मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। अगेन उसका जो ड्यूक का ये जो हॉटीनेस है वो हमें समझ में आ रहा है कि अगर उनकी हिम्मत होती, यानी रियल में तो किसी की मेरे सामने बोलने की हिम्मत होती नहीं है, पर मानो यदि किसी की हिम्मत होती तो वो शायद मेरे से यही सवाल करते कि हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, ऐसी वाली ये भावनाएं, ये डेप्थ, ये पैशन, ये इस पिक्चर्ड काउंटनेस के चेहरे पे ग्लांस कैसे आए। सो इसलिए नोट द फर्स्ट आर यू, अब ये है लाइव प्रेजेंट मोमेंट, इसलिए आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जो कि इस तरह मेरी तरफ मुड़े हैं, यानी पहले भी कई स्ट्रेंजर आए, सभी ने अपनी तरफ मेरी तरफ अपना चेहरा मोड़ा है समझने के लिए। आप पहले नहीं हैं जो मेरी तरफ ऐसे टर्न हुए हो और आस्क 10 और जो ऐसा पूछे हो। क्या पूछे हो? ये वाला हाउ सच ए ग्लांस केम देयर। तो मैंने जो सवाल किया था कि ये एंड किन दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है? टर्न एंड शीम। अरे तो क्लोज बताओ यार। टर्न एंड शीम को कर रहा, कर दिया, टर्न एंड शीम को कर दिया। क्लोज अलग अलग है। ये है, देखो इसको अगर हम ऐसे ग्राम लिखें तो ये है स्ट्रेंजर्स। मैंने क्वेश्चन ना मैं क्या लिख रहा हूं, स्ट्रेंजर्स लाइक यू, ये पूरा क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, स्ट्रेंजर्स लाइक यू। नेवर एडवर्बियल, नेवर रेड, रेड हमारा क्या है वर्ब, और ये पास्ट वाली वर्ब है। इसका समझ हमें आगे वाले से अच्छे समझ में आएगा। स्ट्रेंजर्स लाइक यू नेवर रेड, क्या नहीं पढ़ पाए हैं वो? दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही है, ये रिकोमा और फिर यानी ये ऑब्जेक्ट के कंप, ये कोऑर्डिनेट यहां कोमा मानी एंड है। तो वो लोग क्या नहीं पढ़ पाए हैं? वो नहीं पढ़ पाए, रीड ट्रांजिटिव वर्ब है, तो वो क्या नहीं पढ़ पाए? दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस एक चीज, कोमा द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, ऐसे ये दो एक्स और वाई है, ये मिलाकर यहां पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसके दो अलग अलग ऐसे अगर क्लोज बनते तो ऐसे बनते कि दे, इसको दे मान लेंगे अगर, दे नेवर रेड एक्स थिंग एंड दे नेवर रेड वाई थिंग। वो एक्स चीज नहीं पढ़ पाए, वो वाई चीज नहीं पढ़ पाए। एक्स का नाम तो क्या हो गया? दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस, वो उस तस्वीर वाले चेहरे को नहीं समझ पाए। इसके अलावा स्ट्रेंजर्स लाइक यू नेवर रेड, वो क्या नहीं पढ़ पाए? द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, इस चेहरे के अंदर भी जो ग्लांस आंखें जो हैं, इन आंखों में ग्लांस में झलक, नजरों की झलक, ऐसे ऐसे आंखें जो घूमती हैं, इस ऐसी जो झलक आंखों वाली है, इसकी डेप्थ को, इसके इमोशन को वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाए। आज के पहले भी कई आए और कोई नहीं समझ पाए। अब समझना जी, ये इतना इतना तो हमारा क्या हो गया? इतना इतना ये क्या है? एक क्लोज हुआ। अब इस पूरे क्लोज के साथ में अगला है बट। ये बट है कंजंक्शन जोड़ रहा है, तो ये बट है, ये कंजंक्शन। इतना इतना ये एक क्लोज। दूसरा नया क्लोज कौन सा है? उस नए क्लोज का ये दे सब्जेक्ट है, बट दे टर्न्ड वर्ब है। और टर्न किधर होते हैं? टू माई सेल्फ, वो यहां है जो कि पोएम में यहां चला गया, मीटर मीटर के चक्कर में आगे पीछे हो गया। तो दे टर्न्ड टू माई सेल्फ, ये लोकेशन मुड़ते हैं, तो किधर मुड़ते हैं? किसकी तरफ? मेरी तरफ। तो ये टू क्या हो गया? प्रेपोजिशन, और ये क्या बन गई? प्रेपोजिशनल फ्रेज दैट इज एडवर्बियल। तो दे टर्न्ड टू माई सेल्फ, और वो मेरी तरफ ऐसे मुड़ जाते थे। अब इस छोड़ो ब्रैकेट वाली बात को, फिर है एंड मानी नया कंजंक्शन। तो ये है क्लोज नंबर 1, ये इतना इतना है क्लोज नंबर 2, और अब है क्लोज नंबर 3। और थर्ड क्लोज में क्या है? एंड। और अगर
कंजंक्शन जो हमारे एंड बट वाले होते हैं उनमें कॉमन अगर है सब्जेक्ट तो रिपीट नहीं करते हैं। तो इस सीम्ड वाली वर्ब का कौन सब्जेक्ट है? यही दे हैं, और दे का नाउन पहले यह है, ये नाउन के लिए प्रोनाउन है, यही प्रोनाउन यहां कॉमन है। तो बट बल्कि, और यहां दे छुपा हुआ है, सॉरी एंड दे हिडन है, एंड दे सीम्ड, वो ऐसे प्रतीत होते थे। तो ये देखो, ये आपकी टर्न्ड पास्ट फॉर्म, ये सीम्ड पास्ट फॉर्म, अतः ये रेड वाली भी क्या है? पास्ट है। पास्ट के 3 क्लोज आपस में क्या हैं? ज्वाइन किए गए हैं, जोड़े गए हैं, कोऑर्डिनेट किए गए हैं। बट भी क्या होता है? कोऑर्डिनेटर। एंड भी क्या होता है? कोऑर्डिनेटर। तो अगर इसमें पूरे एक ये क्लोज नंबर 1, फिर बट से जुड़ा हुआ क्लोज नंबर 2 ये, और फिर एंड से जुड़ा हुआ क्लोज नंबर 3। तो ऐसे ये हमारे पास 3 क्लोज हैं जो ऐसे आपस में कनेक्ट किए गए हैं, जोड़े गए हैं। दैट्स ओके। हाँ जी, तो ये क्लोज तीनों जुड़ गए हैं, और ये तीनों क्लोज की जो आपकी वर्ब हैं वो कैसी वर्ब है? ये पास्ट की वर्ब है। तीनों के अंदर यहां पे रेड है, यहां पे टर्न्ड है, यहां पे सीम्ड है। तो ये पुराने जो स्ट्रेंजर्स देखने आए उनका व्यवहार क्या रहा उसको यह बता रहा है। वो कह जो व्यवहार औरों का रहा है वही व्यवहार किसका है? तुम्हारा भी है। तुम पहले आदमी नहीं हो जो ऐसे मुड़े हो और ये सवाल जानना चाहे। पहले भी जो आए सभी के मन में यही सवाल रहता था, हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर। और मेरे को पता है तुम्हारे मन में यही सवाल है कि हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर। अब मैंने कहा कि रियल में हो सकता है न पहले वालों के मन में सवाल कभी आया होगा, हो सकता है इसके मन में सवाल आया होगा, पर इसको तो हमारे ड्यूक को ये बात कहनी है क्योंकि इसे और कुछ बातें बतानी है। अतः इस बात के बहाने कि शायद तेरे मन में यह सवाल चल रहा होगा कि हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, तो बैठ बताता हूं कैसे आया। सर बड़ा सम्मान के साथ संबोधन करके कह रहा है। कौन बोल रहा है? ड्यूक कह रहा है। हालांकि ड्यूक बड़ा, वो ड्यूक के सामने कुछ भी नहीं है। एक पड़ोसी राजा का अगर कोई क्या आता है मैसेंजर है तो उसकी कोई बहुत बड़ी पोस्ट, कोई रैंक ऐसी नहीं है। ये बड़ा बड़ा मामूली सा आदमी है और उसको बहुत ही ऐसे सम्मान के तरीके से आए हुए आदमी की अतिथि आता है उस भांति इसको वो एक रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहा है कि सर श्रीमान जी, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the judge's cheek. Perhaps Fra Pandolf chanced to say her mental lapse over my lady's reached too much, or paint must never hope to produce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. इस सवाल का ये इतना जवाब हो गया। कौन सा सवाल? हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, ऐसी ग्लैंस जो है इस चेहरे पे कैसे आई, कैसे आई, इसका जवाब यहां। क्या जवाब है? सर श्रीमान जी, यहां पे इट है, ये छुपा हुआ आई में है। इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, ये केवल उसके हस्बैंड की प्रेजेंस मात्र नहीं थी। उसका हस्बैंड कौन हुआ? जो खुद हुआ। तो थोड़ा सा पहले बता देता हूं भूमिका क्या चल रही है बात को बेहतर समझने के लिए। ये कहना चाहेगा कि जब फ्रा पेंडोल्फ ने ये पेंटिंग बनाई थी तो कन्फर्म है कि पेंटिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा? वो लेडी को सामने बैठाया होगा या खड़े किया होगा। जनरली है कि सब जैसी आप जिस पोस्ट में बनाना चाहते हैं वही पोस्ट में उस व्यक्ति बिठाना पड़ता है या खड़ा करना पड़ता है। तो अगर ये स्टैंडिंग पोस्ट में पूरी तस्वीर हमारे को पता लगी है पीछे, इट मींस वो डचेस क्या खड़ी है, डचेस वहां पे मान सपोज ये ऐसे दीवार है, तो अगर मैं सपोज पेंटर अगर यहाँ पेंटिंग बना रहा हूं तो मेरे बगल में क्या यहाँ पे सामने क्या होनी चाहिए? वो लेडी खड़ी होनी चाहिए। और वो जिस भाव भंगिमाओं में जिस प्रकार के उसके वस्त्र होंगे, जैसे उसकी परिधान होंगे, जैसे उसके चेहरे पे भाव होंगे, वैसे के वैसे क्या होंगे, देख देख के आप उसको ऐसे पेंटिंग करोगे। तो वो कह रहा है, अब वो कह रहा है कि साहब जब ये पेंटिंग ऐसे बनी जा रही थी, जब वो फ्रा पेंडोल्फ उसको देख देख के ऐसे ये पेंटिंग बना रहे थे, उस दौरान वहां कौन खड़ा था बगल में? मैं भी खड़ा था। कैसे मालूम पड़ा? लिखा है। तो बता रहा है कि सब ऐसे ये
भाव कैसे आए चेहरे पे, तो कह रहा है इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, केवल उसके हस्बैंड की प्रेजेंस मात्र के कारण नहीं आए, यानी केवल मेरी प्रेजेंस मात्र से ऐसे नहीं आए। क्या नहीं आए? कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक, ये इस डचेस के चेहरे पे या गालों पे जो स्पॉट ऑफ जॉय आया है, जो खुशी का ये जो चेहरा पे भाव दिख रहा है, ये खुशी के भाव केवल मेरी उपस्थिति मात्र से ही नहीं आए। परहैप्स, शायद, अनुमान लगा रहा है। कौन लगा रहा है अनुमान? डू की है पूरी पोएम स्पीकर। शायद फ्रै पेंडोल्फ चांस टू से, शायद फ्रै पेंडोल्फ को ऐसा कुछ कहने का मौका मिला, फ्रै पेंडोल्फ को ऐसा कुछ कहने का मौका मिला। और ऐसा कैसा? ये डबल कोमा में यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे जो खत्म होता है, ये इतने इतने किसके वर्ड्स हैं? फ्रै पेंडोल्फ ने ऐसा कुछ कहा। और जब ऐसा कुछ कहा, वो क्या कहा हम 2 मिनट बाद पढ़ लेंगे। जो भी मान लो कि फ्रै पेंडोल्फ को ये जो भी एक्स वाई बात कहने का उसे मौका मिला, तो कहता है सच स्टफ, और ये जो गुस्ताखी थी, ये जो बकवास बात थी, स्टफ मानी तुच्छ बात, ये जो तुच्छ सी बात उसने बोली थी, वो जो कर्टसी, वो बड़ी शिष्टाचार पूर्ण बात लगी मेरी उस लेडी को। सी थॉट, ऐसा उसने सोचा। किसने सोचा? डचेस ने सोचा कि भाई साहब इस पेंटर ने बहुत ही शिष्टाचारपूर्ण बात कही है। एंड कॉज इनफ, और ये पर्याप्त कारण है फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, वो स्पॉट ऑफ जॉय गालों पे आने के लिए, वो खुशी के भाव आने के लिए उसका ये कथन पर्याप्त रहा उसके लिए। अब वो एक्स वाई उसने क्या बात बोली वो सुन लेते हैं। अब फ्रै पेंडोल्फ ने क्या कहा होगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? यहां लिखा पड़ा है शायद, परहैप्स, अनुमान ही तो है। जैसे वो अनुमान लगा रहा है, मैं वैसी वाली भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि शायद उसको ऐसा कुछ कहने का मौका मिला होगा। तो उसने क्या कहा होगा? ये कहा होगा कि हर मेंटल माने क्या होता है? जो कड़ा कपड़ा होता है, क्लॉक, CLOAK, क्लॉक को हिंदी में कहते हैं लबादा। लबादा क्या होता है? लूज गाउन टाइप का कपड़ा होता है। ऐसे कपड़ा आपने देखा पुराने, ये जो आपने कई रानियों की ऐसे वेशभूषा देखी होगी, स्पेशली यूरोपियन कल्चर की, अगर आप फिल्में में देखे होंगे तो उसमें वैसे ढीले ढीले परिधान पहने जाते हैं, और उसका जो पूरा ऐसे वो जो हाथ है, बॉडी पर 90% बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? कवर्ड रहता है। तो लिखा है, उसे कहते हैं मेंटल, जिसके लिए हमारे पास इजी वर्ड होता है क्लॉक, CLOAK। तो कह रहा है कि हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रीच्ड टू मच, ये कहने का अवसर मिला होगा शायद पेंटर को कि हर मेंटल लैप्स माने कवर्ड्स, ओवरलैपिंग, ओवरलैप करना, कि मैडम आपका ये जो मेंटल है, आपका जो क्लॉक है, लबादा है, कपड़ा है, लैप्स ज्यादा ही कवर कर रहा है। माई लेडीज रिस्ट, आपकी इस रिस्ट मानी कलाई को कुछ ज्यादा ही कवर कर दिए हैं, टू मच। तो कुल मिला के वो कहना क्या चाहता होगा प्रत्यक्ष तौर पे कि थोड़ा उसने ऊंचो कर ले, पेंटिंग सवाल बन जाए यूं। वो तो मैं खूं, वो तो पेंटर है भाई, बहुत तो समझदार है ना। मैं मास्टर क्यों कहते? मास्टर क्या कर ले, ये ले मास्टर बने हंड है, और पेंटर है। अरे पेंटर भी है तो पेंटर भी भैया गए हुए उसका दाव पर मान लीजिए। और समस्या क्या है कि सारा भैया मोटा खड़े, जगह ये पेंटिंग बना रहे हैं देखो, मोटा करना खड़े नहीं आए तो क्या कह देंगे, मेरे ऊंचो कर लो, थार लोग बोलियो। बात समझ भाई कि मैडम थोड़ा सा कपड़ों ऊपर करो, थारी कलाई दिख रही कोनी, पेंटिंग मारी कोनी सावले। तो उसने ऐसे बड़े घुमा के कहा, क्या कहा कि हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच, कि मैडम ये आपका जो क्लॉक है ये आपके रिस्ट को ज्यादा ही ओवर टू मच क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। बस या कर दिया, सबकी पड़ती पेंटिंग, बस जू यहाँ स्माइल करिए उसी जहां भी
मैं तो बहुत बकवास स्माइल करी मान लो। तो वो जैसा भी स्माइल करा होगा उसने, वैसे जो फटाफट ब्रश से पट पेंटिंग बन गई। किसने कही? ड्यूक बता रहा है कि मेरे सामने सारा ड्रामा हुआ था यार, क्या बताएं। मैं खड़ा था, मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज इज टू मच। और अब देखो, और अथवा एक कारण और भी हो सकता है, यानी कारण भी कंफर्म नहीं है भाई साहब को। शायद में लिखा है या तो ये बात रही होगी या ये वाली बात, तो या तो यह घटना घटी होगी, अथवा या फिर दूसरी क्या बात रही होगी कि पेंट, पेंट का मीनिंग यहां पेंटर से होगा कि पेंट माने पेंटर, यानी पेंटर वो किसके लिए कर रहा है? अपने लिए। कि पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। सरल भाषा में पहले बता देता हूं कि साहब वो कह रहा है साहब ये मैं जो पेंटर हूं, मैं शायद कभी भी उम्मीद नहीं करता हूं कि ऐसा जो हाफ फ्लश, ये जो आधा लालिमा जो आपके इस गले के पास दिख रही है, शायद मैं दोबारा इतनी बढ़िया रिप्रोड्यूस पुनः कर पाऊंगा क्या। यानी अभी मैं कर पा रहा हूं तो अभी तो मैं कर दूं, लेकिन मुझे लगता नहीं रिप्रोड्यूस मैं इतनी बढ़िया जो आपके गले के आसपास, थ्रोट के आसपास जो ये हाफ फ्लश मानी जो लाल लाल सा हिस्सा, ऐसा जो भाव आया है, अर्ध लालिमा सी आई है, इस अर्ध लालिमा को आपके गले के पास में पुनः रिप्रोड्यूस कर पाऊं क्या, मुझे नहीं लगता ऐसा। इसका मीनिंग है कि अभी जो आपके चेहरे पे भाव आए हैं, ये भाव दोबारा शायद नहीं आए, और मैं अभी तो बना दिया तो बना दिया, शायद दोबारा मैं इतना बढ़िया पेंटिंग ये आपके गले के आसपास जो अर्ध लाल वाला हिस्सा है इतना बढ़िया नहीं दिखा पाऊं, या अथवा ऐसा कुछ बोला होगा। इन दोनों में से कोई सी बात बोली होगी। और सच स्टफ, और ये जो बकवास सी बात कही, अब बकवास किसकी निगाहों में? यूं कह रहा है कि क्या फर्जी से बकवास उसने बोली थी। इस फर्जी बकवास वाली बात को मेरी उस बीवी ने, रचेश ने क्या समझा? कर्टसी समझी। तो यहां समझिए, एक ही घटना के लिए दोनों के दृष्टिकोण क्या हैं? भिन्न भिन्न। ड्यूक की निगाहों में पेंटर द्वारा ये कोई सी भी बोली गई बात एक्स और वाई में से, ड्यूक की निगाहों में क्या है? ये स्टफ है। स्टफ मानी तुच्छ घटिया बात है, मीन है, मामूली है। और वही घटिया चीज जो इसकी निगाह में घटिया है, वो कह रहा है कि मेरी उस डचेस ने क्या माना? उसको कर्टसी माना। एंड कॉज इनफ, और ये पर्याप्त कारण रहा उस स्पॉट ऑफ जॉय के, उसके गले के वहां आने के लिए। बात समझ पूछाई? तो ये किसने बोला? इतनी तरह हमें सारी बातें कौन बता रहा है? ये ड्यूक बता रहा है। किसको? एनवॉय को बताया जा रहा है। हमें सारी बात सुन ली। अब आया क्या कहता है? शी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मैड ग्लेड, टू इजीली इम्प्रेस, शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। फुल स्टॉप है। शी हैड ए हार्ट, उसके पास दिल था। हाउ शैल आई से, मैं कैसे कह दूं ऐसा? कहा और फिर कहा कि मैं ऐसा, वो उसके पास दिल था। सी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, ऐसा मैं कैसे कह दूं? और कैसा दिल था? टू सून मैड ग्लेड, उसके पास कैसा हार्ट था? बहुत जल्दी खुश हो जाने वाली वो महिला थी। यानी वो जो मेरी लास्ट चेस थी, उसका क्या स्वभाव था, क्या टेम्परामेंट की, क्या नेचर की लेडी थी वो? बहुत ही उसका जो जल्दी, बहुत ही जल्दी, टू सून, उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, बहुत जल्दी रीझ जाता था। वो छोटी छोटी बातों पे प्रसन्न हो जाया करती थी, जल्दी से उसको कोई भी रिझा सकता था। तो बहुत जल्दी वो ऐसे रीझने वाली या खुश हो जाने वाली, ग्लेड हो जाने वाली महिला थी। हाउ शैल आई से, ऐसा मेरे को कहना चाहिए क्या? सवाल पूछ रहा है। किससे पूछेगा सवाल? तो एनवॉय से। पर एनवॉय कुछ बोलना नहीं है, उस रेस्टोरेंट रहना है। टू इजीली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी वो खुश हो जाने वाली महिला थी, बहुत जल्दी वो क्या हो जाती थी? हर किसी से इंप्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड ऑन, वो लाइक करती थी उसको, हर कुछ भी। शी लाइक्ड व्हाटएवर, वो हर किसी चीज को पसंद कर लेती। तो शी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड ऑन, जिस किसी चीज पे उसकी निगाहें जाती और उसे हर किसी तरह की चीजें ही पसंद आ जाया करती थी।
एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी निगाहें हर कहीं जाती रहती थी। मतलब उसकी निगाहें जहां कहीं भी जाती, हर चीज पसंद आती, और निगाहें हर कहीं जाती। इसका मतलब कि इधर देखा उधर देखा, हर समय कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता रहता था। सर इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब कुछ एक बराबर था। सर इट वॉज ऑल वन, सब चीजें उसके लिए क्या थी, एक समान थी। ये दर्द है। किसका दर्द है, ड्यूक का दर्द है बेचारे का। अब इस दर्द का नाम क्या है, कौन सा दर्द है ये? दर्द तो दिल का ही है, बस दिल के दर्द का नाम क्या है? पजेसिवनेस तो नहीं है, जेलसी तो भाप के गल रहा है। किससे जल रहा है? हा? आप सवाल, यहां सवाल आएगा गलती करते हैं आप, तो यहां सवाल बनेगा एग्जाम में, आप गलत करके आ जाओगे ऐसे, तो ये सवाल ही है। सर इट वॉज ऑल वन, ये लाइन दे दी एग्जाम में ऐसे कैसी। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डज द ड्यूक रियलाइज through these words in the nature of the duchess? डचेस के नेचर में वो कौन सी कमी है ड्यूक की निगाहों में, जो इन शब्दों से वो कहना चाहता है? तो वो तो लिखा ही है, इजीली इंप्रेस्ड, टू सून ग्लैड, एक ही बात है। तो चलो कोई बात नहीं, अब आपको जो शायद आपको आगे पढ़ने से बात बेहतर समझ में आती, मैं भी, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, बात समझना। वो है उस लेडी में, डचेस में डिफरेंशिएशन करने की क्षमता नहीं है। वो क्या नहीं कर पाती है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। वो हर चीजों को एक लिखा, ऑल वन, सब चीजें क्या हैं, एक समान है। तो वो उसके लिए सारी चीजें एक जैसी हैं, यानी कि वो किसी चीज को ज्यादा तवज्जो देनी है, किसी चीज को तवज्जो नहीं देनी, किसी को कम देनी है, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को कम, किसी को और कम, किसी को बिल्कुल नहीं देनी है। ऐसे अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। वो ट्रीट करना उसको नहीं आता था, तो लिखा इट वॉज ऑल वन, वो सब चीजों को एक समान देखती थी। जिसको इसने कहा कि वो बहुत जल्दी ग्लेड हो जाती थी, बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती थी। सी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड ऑन, जो भी चीजों को देखती, हर जो भी चीजों को आप देखेंगे उससे आप क्या हो जाते हैं, उसको आप लाइक कर लेते हैं। तो भाई आंखें तो दिन भर देखेंगी देखेंगी, अगर तुम्हारे आंखें सही सलामत हैं तो जिस भी चाहो तब चीजें में आंखें जाएंगी जाएंगी। तो लिखा है सर सी लुक्ड वेंट, हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, लुक्स हर कहीं जाते थे, और जो कुछ देखती थी वो क्या जाता, उसको लाइक कर लेती थी, इंप्रेस हो जाती थी, खुश हो जाती थी। इट मीन्स ये जो लाइक हो जाना, इजीली इंप्रेस हो जाना, मेड ग्लेड हो जाना, ये सारी चीजों का क्या मीनिंग है कि वो उसको एक जैसा ही भाव था, यानी उसके पास क्या है, डिफरेंशिएशन करने की, नो डिफरेंशिएशन, उसके पास डिफरेंशिएशन करने वाला गुण नहीं था। किसकी नजरों में, ड्यूक की दृष्टिकोण से। दूसरा दृष्टिकोण ड्यूक का सुन रहे हैं, हमारे पास तो एक तरफा विचार बताए जा रहे हैं ड्यूक के द्वारा, केवल वन वे चल रहा है पूरा मोनोलॉग। अब ये जो अगली पंक्तियां आप पढ़ोगे ना, यहां तक की ये सारी की सारी, इतना इतना जो पार्ट है, ये इस ऑल वन वाली चीज का ही एग्जाम्पल्स है। ये जो 1 2 3 4 5 जो अगली लाइन आ रही है, 6 लाइन जो आ रही है, नेक्स्ट 5 6 लाइन इसी ऑल वन को ही समझाया हुआ है। इट वॉज ऑल वन कैसे था, या यो मान लो इन तीनों बातों को समझाया गया है कि वो इजीली इंप्रेस कैसे हो जाती थी, वो कैसे बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, कैसे वो जिन भी चीजों को देखती थी उनको लाइक कर लेती थी, कैसे वो उसके लुक्स हर कहीं इधर उधर जाते रहते थे। ये सारी बातें जो यहां देखी हैं, इसके यहां एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, एक चीज है ये। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, दूसरी चीज है। द बाउ ऑफ चेरीज सम ऑफिसर्स फूल ब्रॉक इन द ऑर्किड फॉर हर, तीसरी चीज है। द वाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरिस, चौथी चीज है। ये चारों चीजें
ऑल एंड ईच, ऐसी सारी और ईच एक एक चीज, वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लस एट लीस्ट। ये चार चीजें क्या है? क्या कह रहे हैं वो? श्रीमान जी, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, अगर मैं कभी उसके ब्रेस्ट की फेवर करता, मैंने प्रेज कर देता, उसकी फिजिकल ब्यूटी की मैं कभी कहता वाओ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, तो ये ऐसे अगर मैं उसकी फिजिकल ब्यूटी की, ब्रेस्ट की भी प्रशंसा कर देता। एक तो सही ये मीनिंग है, कई जगह इसका मीनिंग कुछ और भी लिखा होता है। वो कई जगह ऐसा लिखा मिलता है कि साहब उसके गले पे कोई लॉकेट पहना था उसने, कोई किसने, सचेस ने, और मैं कभी कहता है तुम्हारा ये गले का लॉकेट बड़ा सुंदर है, जब लॉकेट पहन, लॉकेट भी कहाँ होगा, लगभग हमारे इस ब्रेस्ट या इसी चेस्ट वाले पार्ट के आसपास आ जाता है, तो उसने कहा कि मैं जब कभी उसके उस ब्रेस्ट का फेवर करता, यानी उसके लॉकेट की प्रशंसा करता। एक मीनिंग लॉकेट का है, लेकिन पोएम में कहीं भी लॉकेट का उल्लेख है नहीं, तो बड़ा नॉर्मल सा कहानी, आप किसी की फिजिकल ब्यूटी की प्रशंसा कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि तो मैं इसको लॉकेट वाले मीनिंग में नहीं बताता हूं, कहीं पे आपको ऐसा कहीं लिखा पढ़ना मिल सकता है, तो मैं वाली बात उल्लेख कर दिया हूं, और वो पोएम की टेक्स्ट में कहीं भी नहीं है, वो मनमर्जी की अर्थ है। पोएम सीधी सीधी बड़ी शब्द साफ साफ भाषा में कह रही है कि माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, जब मैं कभी उसके ब्रेस्ट का फेवर करता, फेवर का मीनिंग आप यहां पे क्या मान लेंगे, प्रेज। तो वेन एवर आई प्रेज हर फिजिकल ब्यूटी ऑफ ब्रेस्ट, एक चीज, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, यानी सनसेट का सीन, इसको बहुत छोटे में आप क्या समझ सकते हैं, सनसेट, वेस्ट में, पश्चिम दिशा में जब क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट, दिन की रोशनी गिरती है, यानी कि खत्म होती है, सीधा क्या हो गया, सूर्यास्त दृश्य। तो या तो मैं उसकी ब्रेस्ट की प्रशंसा करूं, एक चीज, अथवा सूर्यास्त का दृश्य देख ले, दूसरी चीज। मतलब इसका कहने का इतना ही अर्थ है कि मैं उसकी फिजिकल ब्यूटी की प्रशंसा करूं तो भी क्या होती, वो खुश, स्माइल्ड, शी लाइक्ड इट, शी बिकेम इम्प्रेस्ड बाय माय वर्ड्स ऑफ प्रेजिंग हर फिजिकल ब्यूटी। ठीक है, फिर कभी साहब संध्या का समय है, सूर्यास्त का सीन चल रहा है, बड़ा रोमांटिक, बड़ा अच्छा सीन लग रहा है, बड़ा ब्यूटीफुल नेचर का दृश्य लग रहा है, सुंदर प्रकृति का दृश्य, बढ़िया, एक नंबर का। मेरा मन खोलता, अबे बावली पूछ, मैं प्रेज करता हूं, उसकी तो कोई कीमत होनी चाहिए अलग से, यू शुड मेक सम डिफरेंस। ये सूरज छिपरा छिपरा क्या बड़ी बात है, सूरज के छिपने पे क्या खुश हो रही है, मैं प्रेज करूं ये तो समझ में आती है, तब तो वो होती है थैंक यू, वाओ, है वाओ माय हब्बी, वाओ। मेरे को थैंक यू बोले समझ में आता है, मैं उसकी प्रेज करूं तो वो खुश होए समझ में आता है। तो बावड़ी बूझ टैड, इस पे क्या राजी हो रही है तू, सूरज छिपरा छिपरा है। लेकिन साहब वो थी ऐसी, स्माइल कर देती थी, कोई बात नहीं, इतना भी बर्दाश्त था, इतना भी बर्दाश्त था। सूरज महाराज को देख के छिप छिपा के राजी हो गई होगी, कोई बात नहीं। द बाउ ऑफ चेरीज सम ऑफिसर्स फूल ब्रॉक इन द ऑर्किड फॉर हर, कभी बगीचे में घूम रहे होते, ऑर्किड माने बगीचा, गार्डन जिसमें कि जनरली फल लगे होते हैं, उसे कहते हैं। तो इसमें एक तो ऐसा कि इसमें ओनली पेड़ पौधे ग्रीनरी हो, और एक जिसके अंदर साथ में कुछ फल भी होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्किड बोल देते हैं, स्मॉल गार्डन कह लो, ऑर्किड। तो अब साहब बगीचे में वो घूम रही होती मान लो, और बगीचे में साहब किसी पेड़ पे क्या लगी होगी, चेरी लगी होती, मैडम ने कह दिया होगा चेरी बड़ी अच्छी लगी है, तो वहां पे कोई नौकर चाकर होंगे, फूल, फूल किसे कहा गया है, सर्वेंट को, क्योंकि निगाहों में यहाँ पे सब कीड़े मकोड़े हैं, ये काम करने वाले हैं, ये नहीं, ये सब फूल है, बावली झालर है। अगर कोई ढंग का इस पूरे क्षेत्र में आदमी है तो वो ओनली मैं ही हूं बस, ड्यूक, बाकी सब ऐसे ही है, ये नथिंग, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर कभी वो बगीचे में मान लो घूम रही होती और उसका कहीं दिल आ गया कि यार बड़े अच्छे चेरी लगी हुई है, तो भाग के वो सर्वेंट गया, यस मैडम यस मैडम, वो तोड़ के लाया, डाली, कौन सी, पाऊ यानी ब्रांच ऑफ चेरी, उस लाके दे दी होगी कि मैडम लीजिए, थैंक यू सो मच। अबे बावले पूछ, नौकर है कसो थैंक यू,
थैंक यू सो मच और थैंक यू। मतलब मैं तेरी प्रेज कर रहा हूं और ये नो के बराबर, इक्वल टू ऑल। कुछ तो शर्म कर। कहां मैं, कहां ये। बस अब उसको ये अक्ल नहीं थी। सी कुडंट मेक डिफरेंस, वो डिफरेंस नहीं कर पाती थी। तभी तो पेंटिंग बन गई बहुत बड़ी। तो माई फेवर एट ब्रेस्ट, मैं उसका ब्रेस्ट का फेवर करूं, या द बाउ द ब्रांच ऑफ चेरीज सम ऑफिसर्स, ऑफिसर मानी आज्ञाकारी, ऑफिशियल अपॉइंट किया हुआ और फटाफट आज्ञा मानने वाला ऑबीडियंट। तो ऐसे हमारे किसी आज्ञाकारी बावली झालर सर्वेंट जैसा कोई भी है, अगर बगीचे में उसके लिए फोरहर, उसके लिए क्या तोड़ के कि मैडम आपके लिए क्या लेके आए हैं, चेरी की ये डाली आपको अच्छी लगी है शायद, और वो बिल्कुल उसी भाव से ही इजीली इंप्रेस्ड, सी बिकेम ग्लैड, सी लाइक्ड सच थिंग्स। ठीक। द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरिस, इसके अलावा वो रॉड विद घूमती, चक्कर काटती, वाइट म्यूल सफेद घोड़ी पे बैठ के ऐसे भ्रमण कर लेती। कभी उसका मूड हो गया होगा या थोड़ा चक्कर काट के आएंगे ऐसे, तो जो हमारा घर की टेरिस थी उस टेरिस के आसपास ऐसे वो रॉड मानी जर्नी राइडिंग करती थी उस वाइट म्यूल के ऊपर। तो सी रॉड विद राउंड द टेरिस, किसके ऊपर है, द वाइट म्यूल पे। इन सभी चीजों को अब यहां लिखा ऑल, डैश का मीनिंग, डैश में क्या है, अरे और कितने उदाहरण बताऊं यार तेरे को, क्या घड़ी है समझने के लिए। आदि 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 आदि, तो डैश में क्या छुपे हैं, ऐसे और हजारों घटनाएं हो सकती हैं, आदि आदि एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल ऐसी सारी ये चारों चीजें, एंड ईच और एक एक पता नहीं कितनी चीजें हैं, वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक, ऐसी हर एक चीज उस लेडी की तरफ से क्या करती थी, इक्वल रेस्पॉन्स हासिल करती थी। ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, वो सबको बराबर अप्रूवल देती थी। अगर मान लो रेटिंग करवाई जाए उससे कि साहब रेटिंग देनी है 5 में से 5 स्टार, इसको 5 स्टार, इसको 5 बावली पूछ, मेरे को तो दे 5 स्टार, समझ में आती है क्या, क्या स्टार दे 5 स्टार। सूरज छिप गया 5 स्टार, घोड़ी पे चक्कर काट के आ गई बड़ा अच्छा लगा 5 स्टार, वो नौकर महाराज ने कहा मैडम लो चेरी जी थैंक यू 5 स्टार, बस सबको 5 स्टार दे दिए तूने। ऐसे सबको बराबर ढंग से अप्रूवल स्पीच का मीनिंग है, एक बराबर ढंग से सबको प्रशंसा करती थी, उसकी तरफ से सबको इक्वल रेस्पॉन्स मिलता था, अच्छे वाला रेस्पॉन्स बराबर मिलता था। और प्लस अगर या तो वो स्पीच या तो मुंह से कहती वाह वेल डन बढ़िया, वाह जी मजा आ गया, क्या जी थैंक यू जी, या तो ऐसा बोलती। अगर ऐसा नहीं बोलती तो प्लस ऐसे कर देती, क्या ये स्माइल, तो या तो क्या करती वो स्पीच दिखाती बराबर, अथवा क्या करती वो स्माइल कर देती। कम से कम ये तो करती। अगर मुंह से कुछ बकती नहीं आया तो मुंह से बक देती, अगर कभी मुंह से कुछ बोला नहीं तो कम से कम क्या करती, प्लस तो पक्का करती, स्माइल पक्का कर देती। आई मारा जस्ती नहीं सा मारे बर्दाश्त नहीं होती। मंडरी को नहीं पर मेरे पड़ दिया भाई जगह दर्द वही है, ठीक है। एक चड्डर एक उतरे, एक चड्डा एक उतरे, सांस भरे। आगे देखो, सी थैंक्ड मैन, वो लोगों को थैंक यू बोल देती। गुड, अच्छी बात है कोई ये, अबे मेरे को थैंक यू बोले और किसी को थैंक यू नहीं बोले। तो सी थैंक्ड मैन, वो लोगों को थैंक यू कह देती थी, गुड थैंक यू। बट थैंक्ड समहाउ, पर कैसे थैंक यू कह सकती है ऐसे, अबे थैंक यू कह तो देती थी वो, पर थैंक्ड समहाउ कैसे, जैसे ऐसा, बट लेकिन ऐसा कैसे कर सकती वो। आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कैसे कर लेती थी, वो तो वो जाने। एज इफ, और अगला अब दर्द की पराकाष्ठा जारी शीर्ष के ऊपर, ये तो दर्द है ही है भाई साहब का, दर्द नंबर 1।
और ये दर्द की भाई साहब यहां पे आप देखना पराकाष्ठा पहुंच रहेगी, दर्द की पावर 200 पहुंच जाएगी। अब 200 टाइम दर्द बढ़ने वाला है इसका। एज इफ मानो कि सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 years old नेम विद एनीबॉडीज गिफ्ट। उसको मैंने क्या बनाया? डचेस बनाया। तो 14 साल की थी ना मात्र, तब मैंने ब्याह किया था उससे। केवल 14 years की थी वो, और मैंने उससे अपनी बीवी बनाया, डचेस बनाया। और मेरा खानदान डीएसते खानदान, 900 साल पुराना नाम है साहब इसका। तो सी रैंक अपने हर किसी एरे गरे नत्थु खेरे बावली उसको थैंक यू बोल के, हर किसी को ऐसे बराबर ढंग से अप्रूवल स्पीच देके स्माइल करके सी रैंक उसने बराबर कर दिया माई गिफ्ट ऑफ 900 years old नेम। मैंने उसे 900 साल पुराना जो हमारा डीएस थे डायनेस्टी है, इस राजवंश का नाम दिया उसको। उसने इस नाम को एनीबॉडीज गिफ्ट, हर किसी के गिफ्ट भी कैसे, चेरी जैसी गिफ्ट बराबर कर दिया। थत तेरे की दर्द ये है, वो दर्द तो है ही है कि वो डिफरेंस नहीं करती थी, और डिफरेंस नहीं करने का परिणाम ये था कि साहब मेरा जो राजवंश का नाम है, अरे डचेस डचेस, और उसमें डचेस वाला कोई भाव ही नहीं था। उसको ऐसे मतलब फील ही नहीं आती थी देख के डचेस भी है। ऐसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए अलग तरीके से, डिफरेंस करना चाहिए, किसको अच्छा ट्रीटमेंट देना है, किसको मिडिल ट्रीटमेंट देना है, किसको कुछ भी नहीं समझना है। ऐसे मान लो डचेस चल रही थी, मान सपोज मैं डचेस, सब दरबार है, डचेस चल रही है ऐसे छम छम निकल रही हैं। अब साहब इधर से सपोज करो कि इधर से नौकर वोकर खड़े होंगे, गुड मॉर्निंग मैडम। अब ये बालू पूछ गुड मॉर्निंग, कैसे हो, थैंक यू वेल डन भाव, हो बच्ची कैसे तुम्हारे, और घर बीवी कैसी। अबे बावली पूछ, क्या पूछ इनको, ऐसे ना होना चाहिए। ये चाहता था कि वो कैसे चले, ऐसे चले ठक 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 ठक। वो कहे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सुने ही नहीं, सुना वो अड़ोस पड़ोस करते रहे गुड मॉर्निंग। किसी ने लाके कहा होगा मैडम जी चेरी खाओ, रख दो साइड में। ये होना चाहिए, कोई डिफरेंस होना चाहिए। थैंक यू, ऐसे उसको डिफरेंस नहीं करना आता था। इस व्यवहार से हुआ क्या, मेरा 900 साल पुराना खानदान का जो नाम है वो इक्वल टू एनीबॉडीज गिफ्ट कर दिया उसने। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। कौन ऐसे तुच्छ व्यवहार को कब तक स्टूप बर्दाश्त करे, कब तक झुका रहे। स्टूप मानी झुकना, तो हु वुड स्टूप, कौन झुके, टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, ऐसे तुच्छ व्यवहार की ब्लेम पूर्ण, जो मेरे नाम को खराब कर रहे हैं, मेरे नाम को बुरा बना रहे हैं, मेरे खानदान के नाम को खराब कर रहे हैं, ऐसे मेरे खानदान के नाम को ब्लेम करने वाले, कलंकित कर देने वाले तुच्छ व्यवहार के सामने कौन आदमी कब तक झुका रहे यार। इसमें हुआ रेटोरिकल क्वेश्चन। इसका आप बताओ कि ये कौन से क्वेश्चन होते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन, जिनमें जवाब अपने आप ही निहित है। अब क्या जवाब निहित है, कौन झुकता रहे, यानी जवाब क्या है, कोई नहीं झुके। इसमें अपने आप ही आंसर निहित है कि नोबडी वुड स्टूप टू ब्लेम सच सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, ऐसे तुच्छ व्यवहार के सामने, कलंकित नाम को कर देने वाले व्यवहार के सामने कोई भी ना झुके। अभी नहीं झुका। Even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say, just this one or that in you disgusts me, here you miss or there exceed that mark. And if she let herself be lesson so, nor plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse, even then would be some stooping, and I choose never to stoop. स्टूप का बड़ा बार बार स्टूप
स्टूपिंग, स्टूप। तब ये सारी रामलीला जो है इन पंक्तियों के बीच में इस स्टूप वाली बात की बात पर घूमेगी। ये ऐसा कौन झुके, तो कौन झुके, कब नहीं झुके, ये सारी बातें इस स्टूप के चक्कर में कहें। ये क्या है? इवन हैड यू स्किल इन स्पीच। तो ये हैड वर्ब यहां पहले, ये सब्जेक्ट बाद में, ये क्या ड्रामा? वाई इन्वर्जन, वीएस ऑर्डर क्यों? पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट, ऐसा ऑर्डर? हाँ, तो ये कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें ऐसा हो जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे मैं ऐसे बोलता हूं इफ, तो यहां पे इसका मूल मीनिंग ऐसे, इफ यू हैड स्किल। तो जो कंडीशनल नंबर 2 होती है और थर्ड, दोनों कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 और टाइप थर्ड। टाइप 2 में कौन सी वर्ब आती है? ये पास्ट वाली आती है। तो ऐसे में हमारे पास जो इफ से सेंटेंस चालू होते हैं कंडीशनल, उनमें एक दूसरा तरीके से भी लिखे जाते हैं, इफ को उड़ा लो। तो ये आपका जो यहां का ऑपरेटर वाला वर्ब होगा, ये कहां आ जाएगा? ऐसे बाहर आ जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा हैड यू स्किल। तो इसको सीधे भाषा में जो आपको जल्दी समझ में ऐसे आएगा, इफ यू हैड स्किल, इस तरह से। इसको हैड को यहां समझो और यहां इफ लगा लो तो बात जल्दी, यदि कंडीशन है ये। तो कह रहा है इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर विच आई हैव नोट टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन। अगर तुम्हारे पास जो स्किल है, कौन सी स्किल है? इन स्पीच, बोलने वाली। किसे? ये यू कौन है? एनवॉय। बस थोड़ा प्लेन भाषा में बता देता हूं क्या कहना चाहता है ये ऐसे कहना चाहता है ड्यूक कि देखो, मैंने कभी उसे कहा नहीं कि मैडम आपके व्यवहार में मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। मैंने कभी चला के उसे कभी नहीं कहा, मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता। और ये वैसा मैंने उसको जो मैंने उसको किया ऑब्जर्व है, मैं बता ही ना तुम्हारे को, तो ये सारा मैंने उसे ऑब्जर्व किया और मुझे उसकी ये जो पीजे पसंद नहीं आई, तो मैं पता लग गया होगा कि उसने मेरे 900 साल का जो नाम है उसने इसे बिल्कुल बराबर कर दिया, मिट कर दिया। मुझे सब चीजें पे आपत्ति थी, परंतु मैंने कभी उसे टोका नहीं, मैंने कभी चला के कहा नहीं कि भाई तुम्हारे ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, इन चीजों में थोड़ा सुधार कर लो, इंप्रूव करो अपने आप को। मैंने कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि मैं सोचा कि यार अपने आप पे समझे, अपने आप इंप्रूव करे। दूसरा कारण ये भी मान लो कि साहब मैं शायद इतना बढ़िया नहीं हूं बोलने में, मैं इतना बढ़िया, मेरे में इतनी बढ़िया स्किल नहीं है चीजों को बताने की। लिखा है कि मेरे में इतनी बढ़िया स्किल नहीं है जितनी किस में है, विच आई हैव, मेरे में तो है नहीं, और किस में है? यू हैड, जो तुम्हारे पास है। किससे कह रहा है वो तुम्हारे पास? एनवॉय से कह रहा है कि तुम्हारे पास जितनी बढ़िया बोलने की कला है, इतनी बढ़िया बोलने वाली कला मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने कभी चला के उसे कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? कि मेरे को इतना बढ़िया तरीके से अपनी बात कहना नहीं आती है, मैं इतना बढ़िया अच्छा कह सकते हैं वार्तालाप करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अच्छा, इतना वक्ता कह दो, मैं इतना बढ़िया क्या वक्ता नहीं हूं, तो मैं इतना बढ़िया स्पीच में नहीं हूं जितना बढ़िया कौन हो? तुम हो। उतना बढ़िया मैं स्पीच में हूं नहीं, इसलिए मैंने कभी भी मेरे विचारों को उसके सामने स्पष्ट शब्दों में रखा नहीं, और यह सोच लिया कि शायद ये अपने आप ही सुधार लेगी। मैंने कभी चला के नहीं कहा कि यहां आपने कुछ ज्यादा कर दिया, यहां कुछ कम कर दिया, यानी कि जितना कायदे का व्यवहार लोगों के साथ होना चाहिए उतना वो कभी नहीं कर पाती। या तो वो कुछ ज्यादा ही फॉर्मेलिटी कर देती, या वो बिल्कुल ही नहीं करती, तो उसको ये जो बैलेंस करने वाली बात नहीं आ पाई, और मैंने कभी उसमें सुधार वाली बात कही नहीं। क्या लिखा है सब पढ़ना कि इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नोट टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन। यहां पे मैं बीच में नहीं बता दूं ग्रामर की बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये आर्टिकल एन के बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप लोग? आर्टिकल ए और एन के बारे में बताओ। आर्टिकल कहां लगाते हैं?
आर्टिकल एन कहां लगाते हैं? कॉन्सोनेंट्स पे। किस गए बिता दिमाग खराब हुआ है? आर्टिकल एन कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। तुम तो वास्तव में प्रधानमंत्री से ऊपर जाओगी। मतलब उसकी ऐसे से मैंने करी नहीं, अभी तो भी समझ में नहीं आई। मतलब उसकी मैंने सल्टा ऐसे से करी 2 मिनट पहले, फिर तुम्हें समझ में नहीं आई। यार उसकी कर दी, मेरी तो करी ही नहीं है। कोई बात नहीं। अब ए आता है किसके पहले? वाउल के पहले। महान हो आप तो, महान हो। ए आता है वाउल के पहले और ए आता है कॉन्सोनेंट के पहले। मतलब ऐसे बार बार स्क्वायर में करवाई जा रही हो। शानदार हो, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो जरूरी है क्या बोला ही जाए फिर? मैं कहा, मैंने तो पूरा बोलने दिया आपको। मैंने कुल चुकल कर दिया आपको। हाँ ये ठीक है, ये बढ़िया रहा। मैं तो उनसे बातें कर रहा था, आप ही खुद ही बोले बीच में। मैं तो पूछा भी नहीं आपको। तो अब बता दो ए कहां आता है? अब मैं पूछ रहा हूं, अब तुम बोलोगे नहीं। अरे भाई ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले और एन कहां आता है? वाउल साउंड के पहले। दैट्स ओके। इस वन की क्या साउंड है? वह कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट। तो फिर यहां इसने एन क्यों लगाया? सच? अरे बाप रे, इतने गए बीते उत्तर देने वाले हो तुम। सच सच सच। अबे सच के साथ एन का ठेका क्या? सच के साथ सच ए नहीं हो सकता क्या? सच ए गर्ल, सच ए बॉय। सच सच बिल्कुल झूठ, कोई सच नहीं है। अबे सच ए भी तो होता है। सच ए गर्ल, सच ए बॉय, सच ए मैन। और अगर यहां पे वाउल साउंड होए तब आप ऐसे कहो सच एन आइडिया, ऐसा विचार। तो आइडिया में तो ध्वनि आ की आई है तो एन लगा रखा है, और ये गर्ल बॉय वाले में नहीं है तो हमने ए लगा रखा है। तो यहां कैसे भाई साहब तुम्हारे को वाउल की ध्वनि आई, क्या लगा दिया एन? तो ए भी तो सिंगुलर ही होता है, कौन सा ए प्लूरल होता है? मेरी लड़ाई तो ओनली ए एन की है। तुम फाकट में जो दिमाग खर्च करो, ए जो गुण एन में है वो सारे गुण ए में है, केवल इतना ही फर्क है ध्वनि का। ए में भी सिंगुलरिटी, एन में भी सिंगुलरिटी। सच के साथ ए भी आ सकता है, सच के साथ एन भी आ सकता है। दिस इज ऑल्सो सिंगुलर, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर। बस फर्क इतना ही है, ये साउंड कॉन्सोनेंट है, यहां साउंड वाउल है। इसमें कोई फालतू दिमाग की बात नहीं है। इतनी सी कहानी है। इस एन के द्वारा मालूम पड़ रहा है कि भाई ब्राउनिंग के जमाने में जो उसने बातें लिखी हैं, इस समय इसका जो उच्चारण है वो वन का फिर वन नहीं करना है, अन करना है। इसको वह मत पढ़ो, ए पढ़ो, इतनी सी बात और कुछ नहीं है। अगर वह पढ़ेंगे तो ए करना ही पड़ेगा। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि प्रोनाउंसिएशन में वेरिएशन है, उच्चारण में अंतर है और कुछ नहीं है। एन से यह मालूम पड़ रहा है कि इसको वन नहीं पढ़ना है, वह पढ़ने पे तो ए करना पड़ता। ऐसे इसका वह उड़ाओ और ए पढ़ लो, इसको, इतनी बात है। चलो इसको अब ए पढ़ लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही रहनी है। आज के जमाने में ए हो जाएगा ये। तो कह रहा है इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर तुम्हारे पास जो बोलने वाली स्किल है, विच आई हैव नॉट, जो मेरे पास तो है नहीं, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर, तो मैं तुम्हारी विल को यानी तुम्हारे विचारों को, मैं तुम्हारी इस इच्छाओं को, तुम्हारे विचारों को क्वाइट क्लियर, साफ साफ बता दूं। टू सच एन वन, ऐसी घटना जो बताई जा रही है, ऐसी घटना बड़ी स्पष्ट बता दूं। एंड से, और कह दूं, और ये कोमा वाली बात, क्या कह दूं? जस्ट दिस, ये बिल्कुल ये वाली चीज, और दैट या वो वाली चीज, इन यू, ये यू किसके लिए? उस डचेस के लिए, कि भाई मैडम, मैं सब मान लो कि वो ड्यूक उस लेडी से कह रहा है, मैडम के रूप में कह रहा है
कि मैडम ये वाली चीज, वो वाली चीज इन यू, आपके व्यवहार में, डिस्गस्ट मी, मुझे परेशान करती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। हियर यू मिस, यहां तुमने कुछ टचेस वाला जो रुतबा होता चाहिए या कुछ जो व्यवहार की अपेक्षा होनी चाहिए तुमसे, वो तुम यहां कहीं कुछ मिस कर चुकी थी। और देर एक्सीड द मार्क, यहां कुछ जो हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं टचेस व्यवहार के होने चाहिए, उससे कहीं तुमको ज्यादा गड़बड़ कर गई। तो कहीं तुम ज्यादा चली गई, कहीं तुम कम रह गई, ऐसे तुम कुल मिला के कायदे का जो व्यवहार है तुम ऐसा नहीं कर पाई। ऐसा मैं उसे साफ साफ शब्दों में कहूं। कब कहूं? अगर मेरे पास तुम्हारी इतनी बढ़िया बोलने वाली क्षमता होवे तो कहूं, लेकिन मेरे में वो क्षमता है नहीं, अतः मैंने उससे कहा नहीं। यानी ये सब मैं उसे कहता, रियल में जो कोमा वाली बात लिखी ना, रियल में घटना घटी है नहीं। वो कह रहा है कि अगर, यहां लिखा वो अगर, इफ, अगर तुम्हारे पास जो स्पीच वाली कला है जो मेरे पास है नहीं, अगर वो मेरे से होए, मेरे में होती, तो मैं तुम्हारी विचारों को तुम्हारे सामने, मेरे ये विचार साफ साफ तुम्हें महाराज सुनाना चाहता हूं एनवॉय, कि मैडम ये वाली चीज आपके व्यवहार में मुझे अच्छी नहीं लगी, ये मुझे बेकार लगी, यहां तुम कुछ शिष्टाचार को ज्यादा ही, यहां तुम मिस कर गई थी, यहां तुमको ज्यादा ही निभा गई हो। एंड इफ सी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड सो, और अगर वो खुद अपने आप में ये बातें लेसन माने सीख जाए, यानी मैंने कभी चला के कहा नहीं, उम्मीद करी कि वो हर सेल्फ स्वयं से अपने आप से इस चीज में लेसन हो जाए, इंप्रूवमेंट कर ले, सीख लेवे। नोर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, उसकी जो विट्स हैं, उसके जो विचार हैं, मैंने कभी भी स्पष्ट जैसे तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूं कभी रखे नहीं हैं। फॉर सूथ मानी रियली, ये एडवर्ब होती है, इंडीड वास्तव में कह रहा हूं। एंड मेड एक्सक्यूज, मैंने कभी ऐसे उस समय कभी एक्सक्यूज किया नहीं। नोर से मैंने माना नेगेटिव, कि मैंने कभी उस समय ऐसे एक्सक्यूज किया नहीं। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, अगर ऐसा हुआ होता तो थोड़ी बहुत स्टूपिंग, थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया जा सकता था, थोड़ा झुका जा सकता था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, अतः बर्दाश्त हुआ नहीं। एंड आई चूज, और तब मैंने निश्चय कर लिया, मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने चुन लिया, नेवर टू स्टूप, कभी भी अब और झुकना नहीं है। एक हद तक मैं झुकता गया, झुकता गया, झुकता गया, ये सारा मैंने देखा उसके व्यवहार में। मैंने कभी चला के उसे कहा नहीं कि सुधार कर लो, अपने आप उसने सुधार किया नहीं। आखिर में मैंने निश्चय कर लिया नेवर टू स्टूप, कि कभी अब झुकने का नहीं। ओ सर, सी स्माइल्ड, सर उसी कह रहा है एनवॉय को कि श्रीमान जी, सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराया करती थी, नो डाउट, कोई संदेह नहीं इसमें। सी स्माइल्ड व्हेनेवर आई पास्ड हर, जब भी मैं कभी उसके बगल से गुजरता, जब भी मैं कभी उसके बगल से गुजरता, व्हेनेवर आई पास्ड हर, जब मैं उसके बगल से पास होता, गुजरता, सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराया करती थी, निसंदेह ऐसा होता था। बट हु पास्ड विदाउट द सेम स्माइल, दर्द की पराकाष्ठा 1000 की पावर बढ़ गई भाई साहब। जो दर्द था ना, वो दर्द और हाइट पे चला गया है कि सर मैं जब भी उसके बगल से कभी गुजरता था वो मुस्कुराती थी, बट हु पास्ड विदाउट द सेम स्माइल, पर कौन इस महल में ऐसा था जिसको उसने ऐसी स्माइल दी नहीं? किसको नहीं मिली ऐसी वाली स्माइल? एवरीबडी को मिली। और भाई जी मारे आदय भी दी जच्ची। दिस ग्रू, ये व्यवहार उसका दिन ब दिन बढ़ता गया, बढ़ता गया। आई गेव कमांड्स, और मैंने आदेश दे दिए। ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और सारी स्माइल्स एक साथ की एक साथ क्या हो गई? स्टॉप हो गई और बढ़ गई पेंटिंग, लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव। आई कॉल दैट पीस ए वंडर नाउ। अब वो नाउ पे वो जोर था, नाउ का जोर समझना, अब ये है वो नाउ का जोर। क्यों ऐसे इस नाउ को कोमास करके ऐसे अलग लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ये आई कॉल दैट पीस ए वंडर, इस पेंटिंग के पीस को मैं वंडर कहता हूं। और नाउ अब कहता हूं
जितने बात जीवती बता तो बात तो दरी बंडर को नहीं, बात तो बिल्कुल खंडर बंडर। अरे पेंटिंग वाला पीस वंडर। साहब ये इसका व्यवहार ऐसे ब्रू बढ़ता चला गया और आई गेव कमांड, मैंने दे दिया आदेश, और देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, और इसके बाद सारी स्माइल्स हमेशा के लिए क्या हो गई, स्टॉप हो गई। देयर शी स्टैंड्स, और अब तुम्हारे को दिख रही है, एज इफ अलाइव, बिल्कुल जीवंत दिख रही है। यानी बात जीवती है कौनी, पेंटिंग में दिख रही है। इसे कहते हैं कहीं पर भी डाई वाई लिखा नहीं, लेकिन सब कुछ हो गया इसमें। विल इट प्लीज यू राइज, उबो जा, बात निमड़ गई, अति बात ही खड़े हो जा, लगा के डांस में बैठे आराम हूं, बैठा ना शुरू से बैठा था इसको कि विल, बिल्कुल उल्टा क्या, पहले लिखा था विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, तो वो सोचा कि भाई और कोई कहानी बता सी, हाँ फिर क्यों हो, फिर क्यों हो, फिर क्यों कोई नहीं हो, फिर तो भाई जी 11-12 कर लिया, दिन होना जाता होगा, और क्यों हो, तेरा होगा ना, तेरा कर लिया तो अदवाज आया जयराम जी की, अब के है। तो विल इट प्लीज यू राइज, अब आप महाराज खड़े हो जाओ। वी विल मीट द कंपनी बिलाउ, अब हम दोनों साथ साथ कंपनी में नीचे चलेंगे। इससे ये समझ में आया हमारे को इस बिलाउ से कि अभी तक ये शायद किसी मकान में कोई 2 मंजिला मकान रहा होगा, और ये कहाँ है, किसी फर्स्ट स्टोरी के किसी उस पे होंगे। अब वो सीढ़ियां उतर के नीचे आने हैं। बिलाउ से मालूम पड़ रहा है कि सारी की सारी घटना जो भी हम पढ़ी है, वो जो पेंटिंग वेंटिंग बनी हुई है जिस दीवार पे, वो घर के नीचे वाले एरिया में नहीं है, बल्कि ऊपर कहीं अप स्टेयर्स के किसी ऊपर वाले किसी हॉल वगैरह पे कहीं होगी। तो कह रहा है कि अब महाराज हम क्या करेंगे, वी विल मीट द कंपनी, हम दोनों के संग साथ साथ कंपनी में वी विल मीट बिलो, नीचे मिलते हैं। देन, और तब अगले वाली बात आगे कर लेते हैं। देन और तब क्या, अगली तो ब्याह की बात करनी है ना, अगली बात आप ठीक से करांगा, ठीक नहीं करांगा, अरे तो एक ही बात था बतानी ही, मालिक गेल की लुगाई की बता दी, अब आप नीचे सारिशा, और आगले की बात नीचे, गेल की बात तो ऊपर होगी, ऊपर गेल की ऊपर गई, इसलिए बात भी इकट्ठे करी ऊपर, आगली धरती पर नीचे पड़ी है, तो नीचे जाके बात करांगे। तो अब हम नीचे चलना। अब वो नीचे आए हैं साहब, अब वो नीचे आए भी नहीं है, कहीं नीचे उतरते हुए की बातें चल रही हैं। आई रिपीट, मैं दोहरा दूं, the count your master's non-munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. मैं दोहरा देता हूं, मैं रिपीट करता हूं, आई रिपीट, द काउंट, काउंट में तो दर्जा होता है ड्यू जैसा ही, कि जो काउंट हैं, योर मास्टर जो आपके मालिक हैं, एनवॉय जी, योर मास्टर्स आपके मालिक की, ये पजेसी वाला है, ये इज नहीं है ये, योर मास्टर्स आपके मालिक की नॉन म्यूनिफिसेंस, प्रसिद्ध, इसमें बनेगा फेमस, जो अति प्रसिद्ध जानी मानी, जो म्यूनिफिस का मीनिंग है उदार हृदयता है, उसकी जो जनरसिटी है, तो आपके जो मालिक की जानी मानी जो क्या है, जनरसिटी है, उदारता है, उदार हृदयता है, इज एम्पल वारंट, वो पर्याप्त इस बात की गारंटी है, वारंट माने गारंटी, वारंटी गारंटी वाला वारंट, एम्पल माने इनफ। तो आपके जो मालिक हैं, जो काउंट हैं, उनकी जो वेल नॉन जानी मानी जो उदारता है, वो इनफ गारंटी है दैट की नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन, मेरे को कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा, फॉर डावरी, दहेज के लिए, विल बी डिसअलाउड, की वो कहीं मना कर दे कि भाई मैं कोई बहाने बना के घुमा फिरा के और क्या करूं, कोई डावरी की डिमांड करूं और फिर वो पता नहीं मना कर दे तुम्हारा मालिक, तो मुझे ऐसे बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। क्यों नहीं पड़ने वाली है? क्योंकि आपका मालिक मुझे पता है पहले से ही क्या है, बड़ा फेमस है, किस चीज के लिए, अपने
उदार हृदय के लिए बड़ा वेल नोन है, अतः मेरे को कोई बहाने बनाए घुमा फिरा के बात कहने की जरूरत भी नहीं है कि वो मैं घुमा के कहूं फिर कहीं मुझे ये डर रहे कि वो कहीं मना ना कर दे, ऐसी कोई बात होनी नहीं, मुझे पता ही अच्छे से। ये सारी बात मैं पहले भी कही हूं, फिर रिपीट कर देता हूं। दो हालांकि हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ, उसकी जो ब्यूटीफुल डॉटर है, सेल्फ मानी ओनली, वो लड़की ही केवल मात्र, एज आई अवाउड, मैंने पहले भी कहा है, स्टार्टिंग में कहा है, इज माई ऑब्जेक्ट, मेरा तो एकमात्र जो ध्येय है, उद्देश्य है, मेरी रुचि एकमात्र उसकी उस पुत्री में ही है, उसकी डॉटर में ही है, बाकी मेरे को तो वैसे भी और कोई दहेज वहेज की जरूरत भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन, साथ साथ चलेंगे नीचे। इसका मीनिंग है कि अब दोनों कहां हैं, वो सीढ़ियों में है, डाउन स्टेज के उतर रहे होंगे, तो सीढ़ियों में हो सकता है कि उस एनवॉय ने ऐसे कहा होगा, सर आप पहले आ जाओ, वो राजा है इस तरह से, तो उसने बहुत शिष्टाचार से कह दिया होगा कि सर आप थोड़ा पहले चले जाओ। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वी विल गो टुगेदर, हम साथ साथ चलेंगे सर। अब जब स्टेडियम में उतर रहे हैं संग संग, नोटिस, ध्यान दो, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ड्यूक कह रहा है एनवॉय से कि नोटिस, ध्यान दो, नेपच्यून, नेपच्यून को ध्यान दो। नेपच्यून क्या होता है लिखा है यहां पे, रोमन गॉड ऑफ सी, सी गॉड होता है, जो नेपच्यून है वो क्या है, सी गॉड होते हैं, रोमन माइथोलॉजी में पाए जाते हैं, समुद्र के देवता कह दो सरल भाषा में। तो ध्यान दीजिए, नेपच्यून जो सी गॉड हैं, टैमिंग ए सी हॉर्स, जो कि सी हॉर्स को कंट्रोल किए हुए हैं, टैमिंग किए हुए हैं, ऐसी वहां पे देखो, ऐसे हमारे सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों में जैसे उतर रहे हैं, तो ऐसे दीवार पे, सीढ़ियों में दीवार पे एक क्या लगी हुई है, ऐसी कोई एक कोई आर्ट का पीस लगा हुआ है, ठीक है, और वो आर्ट का जो पीस है ये ब्रोंज धातु में बना हुआ है, लिखा ब्रोंज माने कांसे का बना हुआ है, तो इसी कांसे की कोई धातु से एक चित्र बना हुआ, प्रतिमा कह लो, एक ऐसी प्रतिमा जो लगी हुई है, उसमें चित्र में क्या दिख रहा है, जो सी गॉड हैं, समुद्र के देवता हैं, वो सी हॉर्स, समुद्र का जो घोड़ा होता है, दरियाई घोड़ा कहते हैं, हिप्पोपोटामस कहते हैं, उसको वो क्या कर रहा है, ऐसे कंट्रोल किए हुए, ऐसे उसकी मुद्रा है, तो लिखे हैं टेमिंग मानी कंट्रोलिंग, लिखे हैं नोटिस, ध्यान दीजिए, नॉपच्यून जो सी गॉड हैं, टैमिंग ए सी हॉर्स, जो कि कंट्रोल किए हुए हैं सी हॉर्स को, दो ए रेरिटी, ये बहुत दुर्लभ पीस है, ये जो तुम प्रतिमा देख रहे हो, ये जो आर्ट का तुम जो देख रहे हो, वस्तु देख रहे हो, ऑब्जेक्ट देख रहे हो, दिस आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट in which the sea god Neptune is controlling a sea horse, this is a rare piece, ये बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा है, which Claus of Innsbruck, ये नाम है किसी आर्टिस्ट का, जिसको क्लॉस ऑफ इंसब्रक नाम के आर्टिस्ट ने कास्ट, ढाला था, बनाया था, इन ब्रॉन्ज धातु में बनाया है, फॉर मी, मेरे लिए बनाया है। पोएम खत्म हो गई, पोएम फिनिश्ड, इतनी पोएम है। अब ये क्या हुआ लास्ट में अचानक से, यहां तक तो एक बात समझ में आई थी कि भाई पूरी पूरी डचेस पे सारी बातें सेंट्रलाइज चल रही थी। अब ये इसके जगह आने के बाद में तुम्हारे मालिक बड़े ही वेल नोन हैं बेनिफिसेंस के लिए, जनरोसिटी के लिए, मुझे कोई बहाना नहीं करना है डावरी के लिए, मैं तो वैसे इंटरेस्ट भी उसकी ओनली डॉटर मात्र में ही है। अपन यार साथ साथ नीचे उतरते हैं, आजा, आगे पीछे क्यों चल रहे हैं। ये देखो सीढ़ियों में लगा हुआ क्लॉस ऑफ इंसब्रक के द्वारा विशेष तौर पे मेरे लिए बनाया गया ब्रॉन्ज धातु में दुर्लभ जो तुम्हें पीस दिख रहा है, जिसमें कि सी हॉर्स को एक सी गॉड कंट्रोल कर रहे हैं नेपच्यून जी। क्या है ये सब, तो ये क्या हो रहा है, दो बातें यहां पे समझना। पहले तो हमने भी पीछे की बात जैसे देखी थी, इसने एक यहां से बात कही थी, इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, जो तुम्हारे पास बोलने वाली कला है, जो कि मेरे पास तो है नहीं, हकीकत में बापड़ा वो तो बोला ही नहीं है, तो एनवॉय है, उसने तो एक वर्ड भी नहीं बोला, चुपचाप बैठा है। लगातार वन वे गाड़ी किसकी चल रही है, ड्यूक की चल रही है, और इस वन वे प्रोसेस में वो क्या कह रहे हैं
कि तुम्हारे जितनी बढ़िया मेरे को बोलने कला नहीं है, अगर तुम्हारे जितना बढ़िया मैं बोलना जाना होता तो मैं इतना उसको समझाया होता, पर मैंने समझाया नहीं क्योंकि मैं उतना बढ़िया बोलता नहीं। हकीकत तो यह है कि इसने शायद जानबूझ के नहीं कहा, बाकी तो एक नंबर का बढ़िया बोलने वाला जानकार है, और कितना बढ़िया बोलने वाला है इसका प्रमाण यहां देखिए आखिर में क्या कह रहा है। देखो मैं एक सिंपल सी बात बता दूंगा, पहले अपना एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझ लेते हैं, व्यवहारिक जीवन का उदाहरण समझ लो। हमारे घर परिवार में आसपास में क्या है वो वाली फिर आप बात यहां अप्लाई करना, बात फटाक समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो कि सपोज आपके घर पे ऐसे कोई शादी वादी का है ना, ये लड़की लड़के को देखने वाला ऐसे प्रोग्राम चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। ऐसे किया जाए कि सपोज मान लो कोई लड़की वाले हैं और वो किसी लड़के वाले घर गए, लड़की वाले लड़के वाले घर गए हुए हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ है, ये लो एनवॉय कौन, लड़की वाला ही हुआ है, और इस लड़के वाले बाने की ड्यूक ही है, यहां भी ड्यूक खुद ही लड़का हो रहा है। हाँ जी, अब मान लो लड़की वाले आए हैं देख, तो जो लड़के का पिताजी है वो उनको चाय पानी पिला दिया कर दिए हैं, फिर ऐसे बातचीत चल पड़ती है। सब मान की कौन चाहे, मान तो ओनली बस सुशील सुंदर लड़की चाहे, मान तो अरे की कौन चाहे राम जो से क्यों है मारा, तो मैं तो गेल क्यों, गेल के साल है हमारे बड़ो बेटे को ब्याह करियो, एक तो साहब अतो बड़ो 86 इंची को टेलीविजन दे दियो, मां तो घर में जगह कोई नावड़ भाई को नहीं, दे दियो क्या कर लिया, मान तो की कौन चाहिए जी, अरे एक 50 लाख की कार दे दिया, ओडी आडी कुछ क्या दे दी, अरे दिख है जगह दिख है सोफा है बेड घर में दिखा है ऐसे बांध दे दिया, मान तो क्यों कौन चाहे हो। ये छोरे की मम्मी तू चाय बना के ला, चाय बना के ला, हाँ छोरे की मम्मी आई जा चाय बना लिया, ये बावली बुझ इब लाइए चाय, ये चांदी वाला गिलास हम लिया कि आपने गेल के साथ छोरे का दांत मायो ना अपने लिया स्टील कप में ला दी, ये सग्गा उबाड़ा यहाँ अपना आगन है, चांदी गिलास हम लिया गेल के साल बदा जमा बंदी आने बड़ो छोरा गया बेलिया लागलो समझ आ गया तो भाई गेल के साल आगे लेगा आयडा ही अपन आता हूं बेसी करनो है, तो सो मान चाहे चुके क्यों को नहीं सब माने तो बस लड़की चाहे और क्यों कौन चाहे नागलो भाई जी, और टेलीविजन 86 इंची को एडो है ना भाई जी, आपको 100 इंची तो अपन देना पड़ेगा, और वो कौन से कंपनी को है, यूं कंपनी को 2 मंगी वाली लगानी पड़ेगी, और 50 लाख की ओडी कार तो आगे ना अपन को अभी कोई ओडी ऊपर जाना पड़ेगा, चाय गिलास चाय भी वजह से चाय गिलास हम पीवा तो ना अपन को सोना देना पड़ेगा ढंगा, तो आ सारी बात आ चाल दी है कि भाई जी देखो मन क्या ले ना करें करना पड़ेगा, थारो तो मालिक ही क्या है, पूरी दुनिया जाने है, बहुत ही फेमस है अपनी उदारता के लिए, इले मन क्या ले उल्टी सुल्टी बात करनी, ठीक है मत दे देशी भाई, हमारी रुचि तो ओनली की बेटी बेटी में है, बाकी मान तो और की कौन सा है। आ देख, और नेपच्यून देख, सी गोड जो को कंट्रोल कर रहा के सी होर्स ने, ई फोटो देख, क्लॉस ऑफ इंसबर्ग, अब कोई इस व्यवस्था के बाद मानोगे कोई बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट रहा होगा, अगर क्लॉस ऑफ इंसबर्ग जैसे आर्टिस्ट ने इस दुर्लभ चीज को और विशेष मेरे लिए बनाया है, तो भाई जी अच्छी चीज तो हमारे घर पहले पड़ी है, थारा बिन काउंट ने कह दे क्यों दे तो सूल दे, नहीं थारी छोरी करना राख ले, गेल की भी पेंटिंग बन गई, दूसरी दीवार खाली और पड़ी है, भाई दीवार अठली खाली हाल, और पेंडोल हमारे पड़ोस में रहे 1 घंटे पर आ जागो, समझ आ गई बात है, तो माने के चाहे है और कसी को छोरी चाहे है, वह बात से बता दी है, तेरे समझ में आएगी, वह तो समझदार है, थारो संदेश उगा दे थारे काउंट में, शेष बातें कल करते हैं।